उसने अपने 5 साल के मूनलाइट क्रश को छोड़ दिया और उस पजेसिव सिकली सीईओ से शादी करने का फैसला किया, जिसे वो पहले प्लेग की तरह अवॉइड करता था। सब लोग उसे हार्टलेस और डिसलॉयल कह रहे थे, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि वो यंड्रे ही उसका सच्चा प्यार है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कैंपस ब्यूटी के लिए 5 साल तक सब कुछ किया, लेकिन अंत में उसने उसके परिवार के साथ मिलकर साजिश रची, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली और उसे मरवा दिया। जब उसकी जिंदगी खत्म हो गई और उसकी सोल शरीर से बाहर निकल गई, तभी उसे एहसास हुआ कि सच में एक इंसान था जो उसके लिए ऑब्सेस था। उसने अपनी आंखों से देखा वो खुद उसके दुश्मनों से बदला लेती है और फिर शादी का गाउन पहनकर उसी कॉफिन में उसके साथ लेटकर सुसाइड कर लेती है। उस पल उसकी हवा में तैरती आत्मा को ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर से चीर रहा हो। पछतावे से उसका दिल भर गया, जैसे किसी सपने में हो। उसने फिर से आंखें खोली। वो खुद को स्कूल गेट पर खड़ा पाता है, हाथ में एक गुलाब और सामने एक लड़की। वो स्टंट रह गया। क्या वो रिक्रिनेट हो गया? और क्या वो वापस उसी पल में आ गया है जब वो कैंपस ब्यूटी लियो रुआन को प्रपोज करने वाला था? 2.5 सेकंड तक पैनिक में सोचने के बाद उसका शरीर कांप गया। उसे याद आया, थोड़ी देर में जू चिंगहान आने वाली है और इस बार पकड़े जाने के बाद उसे सीधे बेड से बांध दिया जाएगा। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गई। रिबॉर्न होने के बाद वो सिर्फ जू चिंगहन से प्यार करना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती नहीं। लिu रुआन अभी भी उसके सामने खड़ी थी, शर्माती हुई। फन लू फॉग, तुम मुझे क्या कहना चाहते थे? असल में वो सोच रही थी, फन लुओ जल्दी कन्फेश करो, अभी के लिए मैं मान जाऊंगी, बाद में उसकी प्रॉपर्टी ले लूंगी। तभी अचानक ब्रेक्स की तेज आवाज आई। एक लग्जरी कार उसके पीछे आकर रुकी। वो समझ गया कौन आया है। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, इस बार वो जू चिंगहन के सामने ही लिu रुआन को रिजेक्ट करेगा। कार का दरवाजा खुलता है। जू चिंगहन बाहर आती है, चेहरा ठंडा और सख्त। बिना कुछ बोले वो उसके नेक पर चॉप मारती है। होश खोते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ 3 क्वेश्चन मार्क्स रह जाते हैं। लिu रुआन ये सब देखकर डर जाती है और जू चिंगहन की खूबसूरती देखकर शॉकार्ड भी। उसके सामने उसकी खुद की ब्यूटी कुछ भी नहीं लगती। अचानक उसे मौत का एहसास होने लगता है। तुम कौन हो? जू चिंगहन अपना किलिंग इंटेंट वापस लेती है और बिना पीछे देखे उसे उठाकर कार में ले जाती है। वो चाहती थी कि लिu रुआन हमेशा के लिए गायब हो जाए, लेकिन लिu रुआन वो इंसान थी जिसकी उसे परवाह थी। लग्जरी कार तेजी से निकल जाती है। लिu रुआन को समझ आता है ये कोई आम किडनैपिंग नहीं, पूरी मोटरकेड थी, बॉडीगार्ड्स के साथ। क्या फन लो को इस औरत ने किडनैप कर लिया? वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड रुक जाती है। अगर वो मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फैमिली को मिल जाएगी। कुछ सोचने के बाद वो उसके छोटे भाई को कॉल करती है। अलवो, मैं सच में तुम्हारी आंखें निकाल कर स्पेसिमेन बनाना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर ही रहे, या फिर तुम्हारी टांगें तोड़ दूँ ताकि तुम भाग ना सको। जैसे ही उसकी आंख के पास ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ, उसने तुरंत आंखें खोल दीं। सबसे पहले उसने वहीं जाना पहचाना बेहद खूबसूरत चेहरा देखा। जू चिंगहन आधी अनक्लोथ्ड हालत में एक हाथ से उसके गाल को सहला रही थी और दूसरे हाथ में डैगर पकड़े हुए धीरे धीरे उसके सीने पर चला रही थी। वही खूबसूरती, वही खुशबू, वही स्पर्श, वही बड़ा बिस्तर। अब उसे पूरा यकीन हो गया ये सपना नहीं है। उसे फिर से पकड़ लिया गया है। उसके हाथ पैर चेन से बंधे हुए हैं। उसके दिल में इमोशंस का तूफान था। पिछली जिंदगी में वो जू चिंगहान को एक पागल, शक करने वाली पॉसेसिव डीमन समझता था और सिर्फ उससे भागना चाहता था। लेकिन अब वो भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि उसे फिर से वो मिल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंधेरे में चमक देखकर जू चिंगहान रुक गई। अलो, क्या तुम डर रहे हो? तुम बस ओबीडियंट क्यों नहीं हो सकते? अचानक उसने उसे गले लगा लिया। वो औरत जो उसे अपनी हड्डियों तक प्यार करती थी। चेन्स की आवाज भी उसे रोक नहीं पाई। जो चिंगन साफ शॉकेड थी, धीरे से बोली, अलवो, अब क्या चाल चल रहे हो? कुछ सोचो भी मत, आज रात तुम सिर्फ मेरे हो। उसके शब्द ठंडे थे, लेकिन उसके एम्ब्रेस से जू चिंगहान को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। पहली बार उसने उसे खुद से गले लगाया था। ये एहसास एडिक्टिव था, जैसे कोई नशा। हम मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा, उसने जोर से सिर हिलाकर कहा। जू चिंगहन की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। भागने के लिए ये खुद मुझे गले लगा रहा है, इतनी झूठी बातें भी कर रहा है। क्या इसने नहीं कहा था कि मुझे छूना भी इसे घिन लगता है? वो हल्का सा कड़वा मुस्कुराई, लेकिन उसे एक्सपोज नहीं किया। अगर ऐसा है तो प्रूव करो। इतना कहकर वो उसके करीब झुक गई। ठीक है, मैं वो पूरा बोल भी नहीं पाया था
कि उसे एक जाना पहचाना डोमिनेंट स्पर्श महसूस हुआ। उसे पता था ये ज्यू चिंग हान का टेस्ट है, वो उसकी सिंसियरिटी चेक कर रही है। 2.5 मिनट बाद ज्यू चिंग हान ने उसे आखिरकार सांस लेने दिया। वो उसे देखता है और धीरे से कहता है, चिंग हान, मुझे तुम चाहिए। ज्यू चिंग हान वहीं फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। उसे लगता है शायद वो हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि पहली बार उसने उसे चिंग हान कहा, ना कि डेविल या डीमोनेस। बाकी कहानी का हिस्सा रीडर्स को पसंद नहीं आएगा तो वो खुद ही एंजॉय करेगा। अगली सुबह सूरज की एक किरण पर्दे से होकर उसके चेहरे पर पड़ती है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसके पास वाली इंसान पानी के सांप की तरह उससे लिपटी हुई थी और उसे ध्यान से देख रही थी। बेडशीट पर ताज़ा खून का दाग भी उसकी नज़र में आता है। पिछली जिंदगी में वो इतना डरा हुआ था जू चिंगहन से कि उसने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। अब उसे समझ आया ये जू चिंगहन का भी पहला बार था। जू चिंगहन का चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिल में डर भरा था। उसे डर था कि कल रात जो हुआ वो सिर्फ सपना था और उसका अलुओ फिर से उससे दूर भाग जाएगा। वो उस खूबसूरत औरत को देखता है जिसमें खूबसूरती भी है, बेरहमी भी, जहर भी, पागलपन भी, लेकिन प्यार भी उतना ही गहरा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जो चिंगहन हल्का सा भौं कोड़ती है। वो होश में आता है। उसकी बाहों की सॉफ्टनेस उसे याद दिलाती है सब कुछ अभी भी पॉसिबल है। इस बार वो अपनी पूरी जिंदगी का प्यार उसे देगा। जू चिंगहान नहीं जानती थी कि वो क्या बोलने वाला है। उसे डर था कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो उसे तोड़ दे, इसलिए उसने उसका मुंह ही बंद कर दिया। लेकिन इस बार वो भी एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है। ये देखकर जू चिंगहन और ज्यादा बेकाबू हो जाती है। काफी देर बाद दोनों अलग होते हैं। अगर तुमने कल रात झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। वो कांप जाता है। उसे पता है जू चिंगहन ये सच में कर सकती है। वो जल्दी से बोलता है, चिंता मत करो, अब से मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूं। जू चिंगहन उसके इस जवाब से बहुत खुश होती है। चाहे झूठ ही क्यों ना हो, उसके लिए ये मीठे अमृत जैसा है। तो कल तुम लियू रुआन को क्या बोलने वाले थे? वो कुछ सेकंड चुप हो जाता है। कल वो उसे प्रपोज करने वाला था। पता नहीं कितनी बार वो पहले भी कन्फेस कर चुका था और हर बार ज्यू चिंगहान और ज़्यादा पागल हो जाती थी और उसे और ज़्यादा कंट्रोल करती थी। लेकिन असल में वो सिर्फ उसे ही चाहती थी। चिंगहान, मैं कल उसके पास गया था उससे दूरी बनाने के लिए। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिंसियरली बोलता है। जो चिंगहान होंठ फुलाकर कहती है, तुम सोचते हो मैं इतना बचकाना झूठ मान लूंगी? ठीक है, मैं मानता हूँ, पहले मैं अंधा था, लेकिन अब मुझे साफ दिख रहा है। मेरी पूरी जिंदगी में मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। जो चिंगहन उसकी चाल समझ रही है। क्या तुम सोचते हो ये बोलकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अगर तुमने फिर से लियू रुआन को देखा तो मैं उसे मारकर यहाँ रख दूंगी ताकि वो देख सके मैं हर रात तुम्हें कैसे अपना बनाती हूँ। वो जानता है ये मजाक नहीं है, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसका हाल इससे भी बुरा हुआ था। लेकिन वो ये भी जानता है उसने जू चिंगहान को बहुत हर्ट किया था। लेकिन इस बार उसे दूसरा मौका मिला है। वो अपनी पूरी जिंदगी से साबित करेगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो फिर से उसे गले लगाता है। जू चिंगहन उसके इस बिहेवियर को बहुत एंजॉय करती है। अलवो, मुझे चिंगहन बुलाओ, मुझे किस करो। 2.5 घंटे बाद उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला जाता है। वो दोपहर में फिर से जागता है। जू चिंगहन अब उसके पास नहीं है। अच्छा हुआ अभी सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ, नहीं तो मैं पक्का लेट हो जाता। वो हल्के से बड़बड़ाता है। तभी उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखी एक छोटी बोतल पर पड़ती है। वो मुस्कुराता है। उसे पता है ये एक बहुत असरदार स्कार रिमूवल क्रीम है। पिछली जिंदगी में भी वो इसे अक्सर इस्तेमाल करता था। वो बाथरूम में जाता है और उसे अपने शरीर पर लगाता है। उसके शरीर पर बने साफ दिखाई देने वाले स्क्रैच मार्क्स उसे याद दिलाते हैं उसके साथ वाली औरत कितनी पागल है, लेकिन पिछली जिंदगी के मुकाबले ये काफ़ी बेहतर है। इस बार वो बस अपना निशान छोड़ना चाहती थी। इसमें गलत क्या है? वो मुझे चाहती है, क्या मुझे खुद को उसे दे देना चाहिए? वो खुद ही सोचता है। थोड़ी देर बाद वो विला के बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है। बटलर फुशु बाहर इंतजार कर रहा था। वो तुरंत झुककर कहता है, यंग मास्टर फैंग, क्या आप लंच करेंगे? विल को फुशु के लिए अच्छा फील होता है। पिछली जिंदगी में वही था जो उसे सबसे ज्यादा समझाता था। जिंगहान कहाँ है? मैडम कंपनी चली गई हैं। फुशु मुस्कुराते हुए जवाब देता है। वो सिर हिलाता है और छोटे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसे याद आता है पहले वो हमेशा जू चिंगहान से दूर बैठता था। इसी वजह से उसने बड़ा डाइनिंग टेबल हटाकर ये छोटा टेबल रखवा दिया था। लेकिन तब भी वो हमेशा ऑपोजिट साइड बैठता था या खाना ही नहीं खाता था। वो ये सोचकर सिर हिलाता है। सर्वेंट्स खाना सर्व करते हैं, लेकिन एक अजीब स्मेल वाला सूप उसका ध्यान खींचता है। वो पूछता है, ये क्या है? फुशु हल्की मुस्कान के साथ कहता है,
ये चिप बूस्टिंग एयर एसेंस स्ट्रेंथनिंग सूप है, मैडम ने आपके लिए बनवाया है। फुशु खुद भी हैरान था। आज सुबह मैडम ने ये टॉनिक बनवाया। मुझे उम्मीद नहीं थी। यंग मास्टर फेंग फाइनली मैच्योर हो गए हैं। वो चुप हो जाता है। एक बड़ा आदमी अपनी ही औरत के सामने वीक माना जा रहा है। खैर, मैं थोड़ा तो हूं ही, वो मन में सोचता है। लेकिन मेरी गलती नहीं है। कोई भी उस तरह की नाइटली टॉर्चर नहीं झेल सकता। वो आराम से खाना खाने लगता है, लेकिन टॉनिक सूप को इग्नोर करता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है कॉलर आईडी। डैड। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। कुछ सेकंड सोचकर वो कॉल उठा लेता है। तुरंत गुस्से भरी आवाज़ आती है, तू हरामी लड़के, कहाँ है तू? सुना है तुझे किडनैप कर लिया गया। तुझे पता है तेरी माँ और भाई कितने परेशान हैं। हमने एक दिन एक रात इंतज़ार किया, किडनैपर्स ने कॉल तक नहीं किया। तू क्या प्लान कर रहा है? उसे पता था लियो रुआन ने ही बताया होगा। पिछली जिंदगी में उसने सब सच बता दिया था कि उसे ज्यू चिंग हान ने किडनैप किया है। लेकिन उसके बाद उसके पिता ने कॉल काट दी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो हल्का सा मुस्कुराता है। तो क्या तब उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं मर जाऊं? बूढ़े, मुझसे ऐसे बात मत कर। उधर से आवाज़ आती है, क्या कहा तूने? तू मेरा बाप है और ऐसे बात कर रहा है? वो तुरंत पलटकर बोलता है, तू बाप है? जाकर पूछ, असली बाप कौन है? हर बार मुझे हरामी बोलता है। क्या तूने अपने मुंह में कुछ ठूंस रखा है जो बस गंदगी ही निकलती है? तेरा नाम भी बेकार है। तुझे फेंक त्यांबा नहीं, फेंक वांगबा होना चाहिए, कछुआ। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद वो कॉल काट देता है और फेंक फैमिली के सारे नंबर ब्लॉक कर देता है। फेंक फैमिली, बस इंतज़ार करो, कुछ ही दिनों में बता दूंगा असली बाप कौन है। फुशु ये सब सुनकर शॉक में है। उसे यकीन नहीं हो रहा। यंग मास्टर का अपने परिवार से इतना बड़ा झगड़ा हो गया और अभी उसने क्या कहा? मैं अपनी वाइफ के घर गया हूँ। फुशु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत उसे एक और बाउल टॉनिक सूप का दे देता है। वो मन में सोचता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन ये टॉनिक नहीं पीऊंगा। उधर फंग तियांबा गुस्से में अपना फोन फेंक देता है और उस फोन से फंजियान के माथे पर गलती से चोट लग गई। लियो यू घबरा गई और तुरंत अपने बेटे की चोट चेक करने लगी। बेटा, तुम ठीक हो? लियो यू उसकी स्टेप मदर थी। उसकी असली माँ के मरने के अगले ही दिन वो और फंजियान फंछानबा के साथ घर आ गए थे। उसी पल से फैंक फैमिली में उसका सारा स्टेटस खत्म हो गया। फनबा भी शॉक में था। जब उसने फंजियान के माथे से खून निकलते देखा तो वो डर गया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तंजान दर्द सहते हुए भी एक अच्छे बेटे की तरह बिहेव करता रहा। कुछ नहीं हुआ डैड, पहले गिग को बचाने पर ध्यान दीजिए। कम से कम किडनैपर्स से कहिए कि उसका बॉडी सही हालत में छोड़ दें। उस निकम्मे को भूल जाओ, पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। देखो, घाव कम से कम 1 सेंटीमीटर लंबा है। जो चिंगहन के मैनर विला में वो पूरे दोपहर सोफा पर आराम कर रहा था और गुइंगहान के बारे में सोच रहा था। मुझे अपनी सीईओ वाइफ को कडल करना है। ये सोचते हुए उसने फ़ोन उठाया और चैट हिस्ट्री देखने लगा। पूरी चैट ट्रांसफ़र रिकॉर्ड से भरी हुई थी जिन्हें उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जियो कॉरपोरेशन के हाई लेवल मीटिंग रूम में सारे एग्जीक्यूटिव्स चुप बैठे थे। माहौल बहुत टेंस था। आज सीईओ का चेहरा इतना ठंडा था जैसे बर्फ टपक रही हो। गोइंग हान अपने हाथ में पेन घुमा रही थी और उसमें किलिंग इंटेंट साफ दिख रहा था। उसकी असिस्टेंट ने दोपहर में रिपोर्ट दी थी कि लियो रुअन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मांग रही है। लियो रुअन कंपनी की सब्सिडरी में समर इंटर्नशिप कर रही थी और ये सब गोइंग हान ने ही अरेंज किया था। वो उससे जुड़े हर इंसान की एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती थी, खासकर लियो रुअन की। गोइंग हान सोच रही थी, क्या मुझे उसे हमेशा के लिए गायब कर देना चाहिए? अगर लियो रुअन नहीं रही तो क्या वो टूट जाएगा या मेरे साथ रहेगा? लेकिन वो हेजिटेंट नहीं करना चाहती थी और करने की हिम्मत भी नहीं थी। अचानक उसके फ़ोन पर स्पेशल नोटिफिकेशन टोन बजा। जो चिंगहन रुक गई और फ़ोन उठाकर चेक किया। धीरे धीरे उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। पूरे रूम में शॉक फैल गया। ये क्या? सीईओ गू मुस्कुरा रही है? कौन सा मैसेज है ये? आज की मीटिंग खत्म, सबको इस महीने $1 लाख बोनस मिलेगा। इतना कहकर गुइंग हान उठी और चली गई। एग्जीक्यूटिव्स बस हैरान खड़े रह गए। जो चिंगहान अपनी ऑफिस की तरफ चलते हुए भी फ़ोन स्क्रीन से नज़र नहीं हटा रही थी। उसकी असिस्टेंट शेनमी उसके साथ चल रही थी और वो भी उतनी ही शॉक थी। उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ यंग मास्टर फैंग ही हैं जो सीईओ गू को इमोशनली अफेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस में बैठकर जिऊ चिंगहान बार बार उसी मैसेज को देख रही थी। बस कुछ ही वर्ड्स थे, मिस यू, व्हेन आर यू कमिंग बैक? उसका दिल शांत ही नहीं हो रहा था। थोड़ा सोचकर उसने रिप्लाई किया, सून। फिर उसने असिस्टेंट की तरफ देखा, मैं वापस जा रही हूँ, बाकी काम तुम संभालो। शेनमी शॉक में बस इतना बोल पाई, यस।
उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, CEO गु अर्ली लीव ले रही है, ये पहली बार हो रहा है। वापस जाते वक्त ज्यू चिंग हान को बटलर फुशु का मैसेज मिला। उसने आज फेंग फैमिली के साथ हुई फ़ोन कॉल की पूरी डिटेल्स भेजी थी। मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, अलवो, होम विद माई वाइफ। मैनर विला में मैसेज मिलते ही तुम तुरंत किचन की तरफ बढ़ गए। तुमने डिसाइड कर लिया था आज तुम ज्यू चिंग हान के लिए खुद डिनर बनाओगे। तुमने खुद से सोचा, अभी मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, यही मेरी एफर्ट है। पिछली लाइफ में तो मैं हमेशा बेड से बंधा रहता था, अब कम से कम चेंज तो नहीं है। इतना लग्जूरियस विला, सब कुछ रेडी और इतनी ब्यूटीफुल वाइफ, यही तो लाइफ का पीक है। जब सर्वेंट्स और शेफ ने सुना कि तुम खाना बनाओगे, सब डर गए। किचन घर का सबसे डेंजरस एरिया माना जाता था। अगर यंग मास्टर को ज़रा सी भी चोट लगी तो सबकी खैर नहीं। सबने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने। रिलैक्स, मैं बस डिनर बनाना चाहता हूँ ज्यू चिंग हान के लिए। अगर डर लग रहा है तो साइड में खड़े होकर देख लो। कुछ देर बाद सबकी आंखें खुली रह गईं। तुमने बना दिए 8 डिशेस और एक सूप। उसी समय ज्यू चिंग हान घर वापस आ गई। लिविंग रूम खाली था। वो तुरंत बेडरूम गई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। कोई नहीं है? क्या वो फिर से भाग गया? अलवो, तुम इतने डिसोबीडियंट क्यों हो? ज्यू चिंग हान ने तुरंत फोन निकाला और एक अननोन ऐप खोला तुम्हारी लोकेशन चेक करने के लिए। अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया। वो अभी भी विला के अंदर ही है। तभी फुशु जल्दी जल्दी किचन से दौड़ते हुए आया। मैडम, आप आ गई। अलवो कहाँ है? ज्यू चिंग हान ने ठंडे स्वर में पूछा। फुशु ने तुरंत जवाब दिया, यंग मास्टर किचन में है, वो आपके लिए खुद खाना बना रहे हैं। ये सुनकर ज्यू चिंग हान कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गई। फिर धीरे धीरे उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल हुआ। फुशु ने चुपचाप पसीना पोंछा। अच्छा हुआ मैंने जल्दी बता दिया, नहीं तो आज मैं गया था। मैडम, खाना लगभग रेडी है, कृपया नीचे आइए। जो चिंग हन ने हल्का सा सिर हिलाया। वो पहले बेडरूम गई, कपड़े बदले और फिर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी। डाइनिंग रूम में तुम सर्वेंट्स को डिशेस सेट करते हुए देख रहे थे, तभी तुम्हारी नज़र ज्यू चिंग हान पर पड़ी। उस पल तुम्हें एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, ऐसी फीलिंग जो पहले कभी नहीं हुई थी। तुम सीधे उसके पास गए, उसे हल्के से एम्ब्रेस किया और उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस रखा। चिंग हान, मैंने डिनर बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। ओके, जो चिंग हन ने सॉफ्टली रिप्लाई किया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ये फीलिंग है अलवो के साथ होने की? तुम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे, इस बार तुम उसके बिल्कुल पास बैठे। जो चिंग हन तुम्हारे इस चेंज से खुश थी। चाहे उसे शक था कि ये सब एक्ट हो सकता है, लेकिन उसने सोचा अगर ये एक्ट भी है तो भी ठीक है, बस ये चलता रहे। तुमने खुद से उसे सूप सर्व किया, ब्यूटी एनहांसिंग सूप, फिर खुद के लिए भी डाला। तुमने हंसते हुए कहा, वाइफ को ब्यूटीफुल रहना है और मुझे भी, क्या पता मैं बूढ़ा और अगली हो जाऊं और ये मुझे छोड़ दे। तभी फूशु अचानक बीच में बोल पड़ा, मैडम, ये सूप काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्या मैं पहले टेस्ट कर सकता हूँ? असल में उसे डर था कि तुमने खाना पॉइजन तो नहीं किया। जो चिंग हन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। ज़रूरत नहीं, अलवो ने बनाया है, मुझे उस पर भरोसा है। तुमने कामली मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ। बिना इंतज़ार किए तुमने सूप के 2 SIP लिए और हर डिश थोड़ा थोड़ा खाया। फुशु ऑकवर्ड होकर हंसा, मैंने ओवरथिंक कर लिया, सॉरी यंग मास्टर फेंक। तुम कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन ज्यू चिंग हान ने कोल्ड टोन में कहा, इस महीने तुम्हारा बोनस कैंसिल। फूसू के चेहरे का रंग उड़ गया। ये उसके लिए सज़ा से भी वर्स था। तुमने तुरंत बीच में कहा, चिंग हन, वो बस आपकी सेफ्टी के लिए सोच रहा था, बोनस मत काटो, चलो अब सूप ट्राई करो। जो चिंग हन ने हल्का सा सिर हिलाया। फुशु तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था, लेकिन जू चिंग हन का एक्सप्रेशन देखकर चुप हो गया। तुम चुपचाप जू चिंग हन को सूप पीते हुए देख रहे थे। लाइट के नीचे वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तुम्हें लग रहा था उसकी ब्यूटी कभी भी इनाफ नहीं होगी तुम्हारे लिए। गोइंग हान ने ऊपर देखा, क्या देख रहे हो? तुमने प्लेफुल टोन में कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तो ल्यूरान से ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है? तुमने मन में सोचा। ये तो इजी विन है। तुमने तुरंत जवाब दिया, शायद मैं पहले अंधा था। इतनी खूबसूरत वुमन मेरे सामने थी और मैं देख ही नहीं पाया। अब जब मेरी आंखें खुल गई हैं तो मैं तुम्हें जितना हो सके उतना देखना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी। बस एक ही रिग्रेट है, शुरू में जू चिंग हान तुम्हारी बातों से टच हो गई थी, लेकिन आखिरी लाइन सुनते ही उसकी आंखें नैरो हो गईं। किस बात का रिग्रेट? कल अपना बॉडी मुझे देने का रिग्रेट? अचानक माहौल ठंडा हो गया। तुम अंदर से घबरा गए। ये अचानक गुस्सा क्यों हो गई? क्या गलत समझ लिया? तुमने जल्दी से कहा, चिंग हान, मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम्हारी ब्यूटी पहले नहीं देखी। मुझे शर्म आनी चाहिए। अगले ही पल उसका आइसी ऑरा गायब हो गया। उसके होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। पास खड़ा फुशु ये सब देखकर शॉक था।
यंग मास्टर फ्लर्ट कर रहे हैं। मैडम तो कब से ऐसे स्माइल नहीं की। तभी एक बूंद सूप ज्यू चिंग हान के होंठ से नीचे गिर गई। तुमने इंस्टिंक्टिवली उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ऑकवर्ड होकर बोले, सॉरी, मैं बस साफ करना चाहता था। लेकिन ज्यू चिंगहन ने कहा, मुझे खिलाओ। तुम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते। अपनी बोल से स्पून भरकर धीरे से उसके होंठों तक ले गए। फुशु फिर से शॉक में। उसे पता था मैडम को क्लैनलीनेस ऑब्सेशन है और वो पुरुषों को पसंद नहीं करती। उसने सीक्रेटली फोन निकाला और मैसेज भेजा, एक क्रिस्टल कॉफिन तैयार करो। लेकिन अगले ही पल उसने देखा, जो चिंगहन ने मुंह खोला, सूप पी लिया और स्पून को हल्का सा लिक भी किया। फुशु के दिमाग ने जवाब दे दिया, ये हेल्यूसिनेशन है। तभी जू चिंगहन ने धीरे से कहा, फुशु, क्या तुम हमारे कैंडल लाइट डिनर में ज्वाइन करना चाहते हो? फुशु तुरंत सख्त हो गया। उसने जोर जोर से सिर हिलाया और सब सर्वेंट्स को बाहर जाने का सिग्नल दिया। साथ ही उसने फोन पर दूसरा मैसेज भेजा, कॉफिन कैंसिल करो। डिनर काफी देर तक चला। फिर तुम दोनों डाइनिंग रूम से बेडरूम की तरफ चले गए। जैसे ही तुम दोनों बेडरूम में पहुंचे, जो चिंगहान तुम पर झपटने ही वाली थी, तभी तुम्हारा फोन बज गया। कॉलर आईडी गॉडेस। तुम फ्रीज हो गए। शायद मैं इस औरत को ब्लॉक करना भूल गया। जो चिंगहन ने भी देख लिया और अचानक रूम का टेम्परेचर जैसे 8 डिग्री कम हो गया। तुमने तुरंत कॉल काट दिया और एक्सप्लेन करने ही वाले थे, तभी फोन फिर से बज गया। इस बार जो चिंगहन ने खुद फोन उठा लिया। तुम अंदर ही अंदर लियो रुआन को 1000 बार गाली दे रहे थे। प्लीज कुछ उल्टा मत बोल देना। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, फेंगलू, तुम कहाँ हो? वो औरत कौन है जिसने तुम्हें उस दिन ले गई? और तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तुम्हारे आंट और अंकल तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे हैं। तुम कुछ बोलने ही वाले थे, तभी जू चिंगहान ने चैलेंज किया, अलवो, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? तुमने बिना सोचे जवाब दिया, तुमसे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बोलते ही एक अलग तरह की आवाज़ सुनाई दी जो लियो रुआन अच्छे से पहचानती थी। वो पैनिक हो गई। फेंगलू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास किसी और औरत की आवाज़ क्यों आ रही है? तुमने तुरंत जू चिंगहान को थोड़ा पीछे किया, जो लगभग उसका फ्यूज उड़ा देता, और फोन में चिल्लाए, मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। अपनी लाइफ जियो या मर जाओ। तुमने कॉल काट दिया। अगले ही पल जू चिंगहान ने तुम्हें फिर से अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ काफ़ी टाइम बीतता है। काफ़ी देर बाद तुम थक कर बोले, चिंगहान, थोड़ा कंट्रोल करो। सच में डर लग रहा है, कहीं मैं तुम्हारे बेड पर ही मर ना जाऊं। तुम सोचने लगे, पिछली लाइफ में भी ये हमेशा लीड लेती थी, अब भी सेम है। मैं तो आदमी हूं, फिर तुम्हारे मन में सवाल आया, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि गोइंग हान ने मुझे ही चुना? तभी जू चिंगहान ने धीरे से कहा, अलो, मुझे डर लगता है। डर है कि तुम कल मुझे छोड़ दोगे। तो भले ही तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम ये झूठ बोलते रह सकते हो? तुम्हारा दिल कस गया। ये कैसी लव है? वो मानती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी एक्सेप्ट कर रही है। तुमने धीरे से कहा, चिंगहान, चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम ऐसे ही हमेशा साथ रहेंगे। मुझ पर भरोसा करो। जो चिंगहान की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। उसे स्ट्रांग रहना था, तभी वो अपने अलुओं को प्रोटेक्ट कर सकती थी। रूम में फिर से एक अजीब सा रोमांटिक माहौल बन गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तुम उठे, लेकिन जू चिंगहान फिर से गायब थी। ये लड़की सोती नहीं क्या? ब्रेकफास्ट के बाद तुम पहली बार वॉक इन क्लोजेट में गए। अंदर लग्जरी क्लॉथ्स की इतनी भरमार थी कि आंखें चौंधिया गईं। पहले मुझे ये सब नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये कंफर्टेबल लाइफ ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट बाद तुमने मिरर में खुद को देखा और हंसकर बोले, पूरी तरह हार्ट थ्रॉब। फिर तुमने जू चिंगहान को मैसेज भेजा। अब तुम उसे हर चीज़ बताना चाहते थे, डर की वजह से नहीं, बल्कि उसके इमोशंस मैनेज करने के लिए। मैसेज, वाइफ, मैं फैंग फैमिली जा रहा हूँ कुछ चीज़ें लेने। जो चिंगहन ने तुरंत रिप्लाई किया, गो। फिर वो मैसेज को देखती रही और सोचने लगी, वाइफ, उसे ये टाइटल पसंद है। उसने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नेम चेंज कर दिया और हस्बैंड रख दिया। फिर हबी मैनर में तुमने फुशु से बॉडीगार्ड्स लिए और लग्जरी कार में निकल पड़े। फुशु भी पीछे पीछे आया। उसे डर था कि तुम भाग ना जाओ। ये इंसान मैडम को स्माइल करा सकता है, इसे खो नहीं सकते। कुछ ही देर में तुम फेक फैमिली विला पहुंच गए। 10 बॉडीगार्ड्स के साथ तुम अंदर घुस गए। अंदर फनजियान हॉस्पिटल से अभी आया था। फैमिली आराम से बात कर रही थी। तभी धड़ाम, दरवाज़ा जोर से लात मारकर खोला गया। तुम अंदर घुसे और चिल्लाए, ओए बूढ़े, तेरा असली बाप आ गया। तीनों शॉक में फ्रीज हो गए। फंगतियामा तुम्हें देखते ही गुस्से में आ गया। उसने बेल्ट निकाल ली। तू वापस आने की हिम्मत कैसे कर गया? आज अगर माफ़ी नहीं मांगी तो मार मार के ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। फनजियान और उसकी माँ डर गए। फन ने रोते हुए कहा, भाई तुम आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जब सुना तुम्हें किडनैप कर लिया गया, मैं ना खा पाया ना सो पाया। मैं तुम्हें बचाने ही वाला था। लेकिन भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? बाहर वालों को लाकर डैड को हर्ट कर रहे हो। यूमा तुरंत बोल पड़ी, श्याओलुओ वापस आ गया है, अपने पिता को छोड़ दो।
पिछले 2 दिन तुम गायब थे, वो बहुत परेशान थे। किडनैपर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तुम्हें बचाने के लिए। ये सुनकर तुम्हें अंदर से घिन आ गई। तुमने हल्का सा इशारा बॉडीगार्ड को किया और अगले ही सेकंड फोंग जियान और उसकी माँ भी जमीन पर दबा दिए गए। फोंग तियानबा गुस्से में दहाड़ा, तू हरामी, मुझे छोड़, मैं तेरा बाप हूं। तुम धीरे धीरे नीचे झुके, उसके हाथ से बेल्ट छीनी, उसे पलटा और जोर से मेटल बकल से उसके ऊपर वार किया। धड़ाम! चीख निकल गई उसकी। फोंग तियानबा का सिर फट गया, खून बहने लगा। तुम ठंडी आवाज में बोले, बूढ़े, याद रखना, मुझे अपना बाप मत कहना। अब से जब भी मुझे देखोगे घुटनों पर गिरकर झुकना पड़ेगा, वरना हर बार ऐसे ही पिटोगे। उसकी चीखें गूंज रही थीं। फोंग जियान और उसकी माँ शौक में जमे खड़े थे। तुमने शांत होकर कहा, अटॉर्नी शू, बाकी आप संभाल लीजिए। ये कहकर तुम ऊपर अपने पुराने स्टोर रूम में चले गए। नीचे वकील ने एक डॉक्यूमेंट निकालकर फोंग तियानबा के सामने रखा। ये रिलेशन तोड़ने का अग्रीमेंट है, साइन कर दीजिए। वो पूरी तरह हिल चुका था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब तुम सूटकेस लेकर नीचे आए, वो अभी भी साइन नहीं कर पाया था। गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, तू सच में ये सब करना चाहता है? तुमने सीधा जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं? वो हंस पड़ा, लेकिन गुस्से से। अच्छा, बहुत अच्छा। याद रखना, आज के बाद तू इस घर में कभी कदम नहीं रखेगा। भले ही तू मुझसे भीख मांगे, मैं तुझे बेटा नहीं मानूंगा। तुम हल्का सा मुस्कुराए। डील। गुस्से में उसने तुरंत डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। फोंग जियान और उसकी माँ ने एक दूसरे को देखा, जैसे कुछ प्लान कर रहे हों। तभी तुमने कैजुअली कहा, वैसे मेरे शेयर्स भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। चांद ग्रुप के शेयर्स मेरी माँ ने छोड़े थे, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। फोंग तियानबा तुरंत बोला, बेटा, पहले शेयर मुझे ट्रांसफ़र कर दे, बाद में वापस दे दूंगा। फोंग जियान भी बोला, भाई, पापा चेयरमैन हैं, शेयर उनके पास होंगे तो कंपनी में पावर बढ़ेगी। लियू माँ भी फेक माँ वाला एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, बात मान लो, ओबीडियंट बनो, ट्रांसफ़र कर दो। तुम्हें लिटरली उल्टी आने जैसी फीलिंग हुई। मैं पहले इतना अंधा कैसे था? तुमने पेपर हिलाते हुए कहा, कौन बेटा? हम अब अजनबी हैं। फिर ठंडी आवाज़ में बोले, तुमने मुझे इंसल्ट किया है और मैं बहुत गुस्से में हूँ। सेल्फ डिफेंस में मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। और फिर धड़ाधड़ पंचेस और किक्स शुरू। वकील ने धीरे से कहा, जिंदा छोड़ देना, मार मत देना। कुछ ही देर में फोंग तियानबा रोने लगा। शियाओलुओ, रुकवा दो, पापा से गलती हो गई। तुम हंस पड़े। पिछली जिंदगी में तुमने मौत जैसी टॉर्चर सहली, लेकिन कभी भीख नहीं मांगी, और आज कुछ पंच में ही टूट गए। तुमने तिरस्कार से पूछा, असली बाप कौन है यहाँ? दर्द में तड़पते हुए उसने दांत भींचकर कहा, तू तू मेरा बाप है। तुमने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा, अब जब रिश्ता खत्म हो गया है तो कुछ हिसाब साफ कर लेते हैं। तुमने ठंडी नज़र से उसे देखते हुए कहा, जब मैं 13 साल का था, मेरी माँ की मौत हो गई थी और उन्होंने मेरे लिए चोंग चोंग ग्रुप के 30% शेयर्स छोड़े थे। तुमने आगे कहा, पिछले 10 साल के डिविडेंड्स तुम मुझ पर उधार हो। मैंने कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक किए हैं, तुम मुझ पर 300 मिलियन युआन के कर्जदार हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुमने बिना रुके आगे बोला, आज मैंने तुम्हें मारा है तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 युआन कंपेंसेशन दे दूंगा। और माँ की मौत के अगले दिन तुम अपनी मिस्ट्रेस को घर ले आए थे। तुम्हारी आवाज़ और ठंडी हो गई। मुझे हर महीने सिर्फ 300 युएन देते थे जब तक मैं 18 का नहीं हुआ, मतलब टोटल 18,000 युएन। तुमने सीधा हिसाब बताया। इस हिसाब से तुम अभी भी मुझ पर 299 करोड़ 97 लाख 20,000 युएन के कर्जदार हो। फोंग तियानबा पूरी तरह शॉक में था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि तुमने इतने कम पैसों में सरवाइव किया। वो बहाना बनाने लगा, तूने इतने साल हमारे घर में खाना पीना किया है। तुमने उसके मुंह पर ही हंस दिया। खाना? मैं स्कूल में खाता था, घर पर मैं खुद खाना बनाता था। मैं तो मेड से भी सस्ता था। तुम्हारी आंखों में ठंडा गुस्सा था। और खाना बनाने के बाद भी मुझे अक्सर खाने नहीं दिया जाता था। कपड़े? तुमने खुद ही जवाब दिया, मैं हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म पहनता था। 18 साल की उम्र तक मैंने एक भी कपड़ा नहीं खरीदा। उसके बाद जो भी लिया वो अपने पार्ट टाइम जॉब के पैसों से लिया। तुमने सीधा धमकी दी, मैंने अभी तक तुम पर चाइल्ड अब्यूज़ का केस भी नहीं डाला है, तो खड़े मत रहो ऐसे। एक भी यूएन कम हुआ तो मेरा लॉयर तुम्हें जेल भेज देगा। ये कहकर तुम मुड़े और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। पीछे तीनों की चीखें और रोने की आवाज़ गूंज रही थी। 25 मिनट बाद तुम अपनी कार से हुईशान प्लाजा पहुंचे। फ़ोन देखा, बैलेंस सिर्फ 13,000 युआन। तुम कुछ सेकंड चुप रहे। पूरा समर जॉब और पार्ट टाइम काम का पैसा। पहले तुम सोच रहे थे कि ये पैसा लियो रुअन के लिए बैग खरीदने में यूज़ करोगे, लेकिन अब ये गिफ्ट गिंगहन के लिए होगा। आखिर में तुमने 13,000 युआन का ब्रेसलेट चुना। तुम इमेजिन करने लगे, जब वो इसे पहनेगी
कितनी खूबसूरत लगेगी, और जब मैं और पैसा कमाऊंगा उसे दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ें दूंगा। अचानक तुम्हें अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई और एक फेमिलियर आवाज़ आई, फंग लो। तुमने मुड़कर देखा। लियो रुअन। तुम्हारा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। कितनी बदकिस्मती है। अगर गुइंगहान ने यह देख लिया तो फिर से पिटूंगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था गुइंगहान पहले से ही रास्ते में थी। फेंक लियो, सच में तुम ही हो? लियो रुअन तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए बोली, आवाज़ में फेक चिंता थी। उस दिन जो औरत तुम्हें लेकर गई थी वो कौन थी, और तुमने मेरा कॉन्टैक्ट ब्लॉक क्यों कर दिया? तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल आंट कितने वरीड थे? तभी उसकी दोस्त हिनाई की नज़र तुम्हारे हाथ में पड़े गिफ्ट बॉक्स पर गई। फंग लो, ये आरुयान के लिए है ना? वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। तुमने झट से हाथ पीछे खींच लिया। ये गिफ्ट तुम्हारी वाइफ के लिए था। तुम इसे किसी को छूने भी नहीं दे सकते थे। हाँ हाँ, हिनाई गुस्से में बोली। फंग लो, ये क्या एटीट्यूड है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं रुअन की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ऐसे बिहेव करोगे तो उसे कैसे इंप्रेस करोगे? लियो रुअन चुपचाप खड़ी थी, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही थी। असल में वो जल्दी से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती थी ताकि तुम्हारे शेयर्स फोंगजियान को दिला सके। हाँ, हिनाई अभी भी घमंड में बोली जा रही थी। हमारी रुआन इतनी सुंदर है, तुम थोड़ा हैंडसम हो तो क्या उससे कुछ नहीं होता? आजकल की सोसाइटी में लड़की को इंप्रेस करने के लिए सिंसेरिटी चाहिए, समझे? फिर उसने सीधे डील रखी। अगर तुम रुअन के लिए एक बैग और मेरे लिए भी एक बैग खरीद दो तो मैं उसे कन्विंस कर दूंगी कि वो तुम्हें चांस दे। ये सुनकर तुम्हारे हाथ अपने आप उठने वाले थे, सीधे 2 जोरदार थप्पड़ मारने के लिए। तभी लियो रुआन आगे बढ़ी और धीरे से तुम्हारी स्लीव पकड़ ली। फेंक लियो, मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। अगर उस औरत को तुम पसंद हो और तुम दोनों के बीच कुछ हुआ भी हो तो भी मुझे लगता है तुम मजबूर रहे होंगे। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? ये पूरा सीन दूर खड़ी गोइंग हान देख रही थी। उसकी आंखें तुम्हारी तरफ ऐसे थीं जैसे चाकू, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम क्या करोगे। तुमने तुरंत एक कदम पीछे लिया, उसका हाथ झटक दिया और ठंडी आवाज में कहा, ली रुअन, तुम्हारे दिमाग में झाग भर गया है क्या? मुझे अपने साथ मत घसीटो, दफा हो जाओ। लियो रुअन फ्रीज हो गई। ही नहीं भी गुस्से से फट पड़ी। फेंक लऊ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? रुआन इतनी सुंदर है, उसने तुम्हें माफ भी कर दिया और तुम उसे गाली दे रहे हो? तुम जोर से हंस पड़े। सुंदर? मेरी वाइफ उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। उसके पास लुक्स भी हैं, पैसा भी है, और वो मुझे अच्छे से ट्रीट भी करती है। मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर तुमने सीधा पूछा, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? लियो रुअन के चेहरे पर डिस्बिलीफ साफ था। वो पुराने वाले तुमको ढूंढ रही थी जो उसके पीछे घूमता था। वो कांपती आवाज में बोली, फेंक लियो, अगर वो औरत तुम्हारी वाइफ है तो मैं क्या हूं? और वो सब क्या था जब तुम मेरे पीछे घूमते थे? तुमने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम क्या हो? कार्ड्स में जोकर, सर्कस में मैं सबसे बिजी क्लाउन, गॉथम सिटी में सबसे पागल, मैकडॉनल्ड्स के बाहर खड़ी गार्ड, बैटमैन की सबसे बड़ी कस्टमर और जोकर ऑर्गेनाइजेशन की पिलर। तभी फुशु भी आ गया और उसने और भी सीधा वार किया, क्लाउन की भी क्लाउन। लियो रुआन और हु हिनाई के चेहरे घिन से मरोड़ गए। दूर खड़ी गिंग हान ये सब देखकर उसकी आंखों का किलिंग इंटेंट धीरे धीरे गायब हो गया। वो वहीं खड़ी सब ऑब्जर्व करती रही। लियो रुअन अब पूरी तरह टूट चुकी थी। फांग लो, तुम मुझे क्लाउन बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुमने मॉक करते हुए कहा। एक्चुअली तुम काफ़ी सुंदर हो। मेरी वाइफ तुम्हें किडनैप करके बॉटल में बंद कर सकती है और म्यांमार भेज सकती है ब्यूटी बनाकर। गॉन गर्ल देखी है, उसी टाइप की ब्यूटी। ये सुनकर गोइंग हान के होंठ हल्के से ऊपर उठ गए। वो क्लियरली खुश थी। तुम मुड़कर जाने लगे। मुझे घर जाना है, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। मेरे आसपास मत घूमना, मुझे डर है मेरी वाइफ मिसअंडरस्टैंड कर लेगी। फिर तुमने आखिरी वार किया, और हाँ, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, ना पहले और ना अब। जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें दी थी उसे कुत्ते को खिलाना समझ लो। अगर रिसीप्ट्स होती तो मैं वो भी वापस ले लेता। लियो रुअन की आंखों में आंसू आ गए। वो एक इनोसेंट सी लड़की लग रही थी, लेकिन तुम्हें सिर्फ घिन आ रही थी। तुमने सोचा मैं इसे मार भी सकता हूं, लेकिन मर्डर इलीगल है। धीरे धीरे टॉर्चर करना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अचानक तुम खुद चौंक गए। मैं कब ऐसा सोचने लगा? सच में डेमोनिक वाइफ का असर है। अगले ही सेकंड तुम स्टिफ हो गए और धीरे से पीछे मुड़े। गोइंग हान सामने खड़ी थी। तुम्हारा दिल एकदम से धड़कने लगा। ये कब आ गई? खत्म, उसने सब देख लिया, कहीं गलत समझ ना ले। तुम तुरंत उसकी तरफ दौड़े। वाइफ, मैं कसम खाता हूं मेरा लियो रुअन से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा पूरा परिवार बुरी तरह मर जाए। हवा में किलिंग इंटेंट फैल गया। असिस्टेंट शेनमी ने पहले ही बॉडीगार्ड्स को बुलाकर पूरा एरिया खाली करवा दिया था। गुइंग हान धीरे धीरे आगे बढ़ी, सीधे लियो रुअन के सामने जाकर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। दफा हो जाओ, अलुओं से दूर रहना,
वरना तुम दोनों को समुद्र में फेंक दूंगी शार्क्स को खिलाने के लिए। लियो रुआन और हु हिनाई दोनों कांप गए। उनकी टांगें तक हिल रही थीं। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों अपना चेहरा पकड़कर भाग गए। अब गुइंग हान की नज़र तुम्हारे हाथ में पड़े गिफ्ट पर गई। उसने ठंडी आवाज़ में पूछा, ये लियो रुआन के लिए ख़रीदा है? तुमने तुरंत कहा, नहीं, ये तुम्हारे लिए है। सॉरी, मेरी एबिलिटी लिमिटेड है। मेरे पास बस यही पैसे थे। तुमने केयरफुली बॉक्स खोला, ब्रेसलेट बाहर निकाला। अगले ही पल गिंग हान के चारों तरफ का सारा डार्क ऑरा गायब हो गया। वो ब्रेसलेट को ऐसे देख रही थी जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ हो। ये सस्ता गिफ्ट था, लेकिन उसके लिए ये सबसे कीमती था, क्योंकि ये तुमने अपने सारे पैसे खर्च करके लिया था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, पहना दो। तुमने ध्यान से ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाया। ग्विंग हान बहुत खुश हो गई। उसने कैजुअली हाथ हिलाया। शेनमी, इस पूरे प्लाजा की ओनरशिप अलवो के नाम कर दो। शेनमी एक सेकंड के लिए शॉक हो गई, फिर तुरंत बोली, यस सीईओ गु। तुम अंदर से थोड़ा अनईजी थे। तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था, लेकिन तुम जानते थे गुइंग हान जो देती है उसे मना नहीं कर सकते, वरना सजा मिलती है। वो मुस्कुराई। बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। असल में कुछ देर पहले तुम्हें लियो रुआन के साथ देखकर वो ऑलमोस्ट कंट्रोल खो चुकी थी। अचानक वो तुम्हारे पास झुकी, धीरे से फुसफुसाई, अलवो मुझे किस करो। तुम एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। चारों तरफ देखा, सर्वेंट्स कहाँ हैं? फुशु, बॉडीगार्ड्स, असिस्टेंट। फिर तुम झुके और उसे किस कर लिया। गुइंग हान ने तुम्हें कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बस यहाँ नहीं, पहले घर चलते हैं। तुमने सिर हिलाया। मैनर में वापस ड्राइवर और शेनमी तुरंत कार से उतर गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर डिस्टर्ब करने की। कार के अंदर गुइंग हान तुम्हें देख रही थी। उसके होंठ हल्के खुले। अलवो, मुझे वाइफ कहो। तुमने बिना सोचे कहा, वो वाइफ। वो सेटिस्फाइड हो गई। फिर उसने पूछा, अचानक तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो गए? तुमने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो इस बात पर पूरी तरह बिलीव नहीं कर पाई, लेकिन उसने ज़्यादा पुश नहीं किया, कहीं सच जानकर वो खुद टूट ना जाए। गुइंग हान ने फिर पूछा, तुमने लियो रुआन को कितने गिफ्ट्स दिए हैं? तुम थोड़ा टेंस हो गए, उसके सडन सवाल से कंफ्यूज्ड भी। कुछ सेकंड सोचकर तुमने जवाब दिया, मैंने बचपन से कई लोगों को गिफ्ट्स दिए हैं, भाई, दोस्त, क्लासमेट्स, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया है वो सिर्फ उस इंसान के लिए है जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ। ये जवाब गुइंग हान के लिए काफ़ी था। उसने धीरे से कहा, अलवो, याद रखना, अब से तुम सिर्फ एक ही औरत को गिफ्ट दे सकते हो, मुझे। उस रात डिनर के बाद गुइंग हान फिर से तुम्हारे पास लिपट गई, जैसे तुम्हें अपने अंदर ही समा लेना चाहती हो। वो मन ही मन सोच रही थी, काश अलवो मेरे साथ सच में प्यार की वजह से हो। जब तुम सो गए, वो चुपचाप उठी और एक सीक्रेट रूम की तरफ चली गई। उसका दिल डर से भरा था। उसे शक था, आज दिन भर अलवो जो भी कर रहा था, कहीं ये सब एक्टिंग तो नहीं? कहीं वो फैंग फैमिली और लियो रुआन को बचाने के लिए मुझसे अच्छा बिहेव तो नहीं कर रहा? अगर सच में ऐसा है और वो मुझे छोड़कर चला गया, तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। अगली सुबह तुम नीचे आए तो फुशु थोड़ा ऑकवर्ड दिखा। तुमने पूछा, फुशु, वो टॉनिक सूप? फुशु हल्का मुस्कुराया, सब तैयार है यंग मास्टर। तुम थोड़ा शर्मिंदा हो गए, धीरे से बुदबुदाए, तुम्हारी मैडम तो हद से ज़्यादा ही। खैर, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे ही चला तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। डाइनिंग रूम में गुइंग हान पहले से मौजूद थी। तुमने हैरानी से पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना? उसने कामली कहा, वीकेंड है, घर से हैंडल कर लूँगी। तुम्हें लगा कुछ तो अलग है। वो थोड़ी ऑफ लग रही थी। पूरा वीकेंड ऐसे ही आराम से बीत गया। शाम को गुइंग हान ने पूछा, वाइन पियोगे? तुम थोड़ा सरप्राइज्ड हुए, लेकिन मान गए। वो उठी, लेकर कैबिनेट से माओताई की बोतल लाई। जैसे ही वो वापस आ रही थी, अचानक उसके पैर में दर्द हुआ और बॉटल गिरने वाली थी। तुमने तुरंत उसे एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से बॉटल संभाल ली। पागल हो क्या? ध्यान से। ये क्लोज मोमेंट। गिंग हान का दिल तेज धड़कने लगा। वो मुस्कुराई, शरारती, मुझे ठीक से पकड़ो। तुम मन में सोचे, शरारती? हाँ, पिछली जिंदगी में तो था। कुछ घूंट वाइन के बाद तुम पहले ही टिप्सी हो गए। तुम लड़खड़ाते हुए बोले, वाइफ, तुम आसमान में क्यों उड़ रही हो? वो कुछ नहीं बोली। तुम्हें संभाल कर बेडरूम में ले गई, बेड पर लिटा दिया। तुम नशे में बड़बड़ाए, वाइफ अब नहीं हो रहा, तुमने मुझे पूरी तरह ड्रेन कर दिया, कोई भी आदमी ये सह नहीं सकता। अचानक गिंग हान ने सीधा सवाल पूछा, अलवो, क्या तुम अभी भी लियो रुआन को पसंद करते हो? अलवो, क्या तुम्हें अभी भी लियो रुआन पसंद है? तुम अचानक झटके से उठ गए, लेकिन तुम्हारी आंखें अभी भी धुंधली थीं। लियोरियन? वो इंसान है या भूत? तुम कौन हो? क्या तुम लियोरियन हो? ये सुनते ही ज्यू चिंग हान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ पतली और मीठी बना ली, बिल्कुल लियो रुआन जैसी। मैं हूँ फन लुगे, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तुम ऐसे पीछे हटे जैसे किसी गंदी चीज़ को छू लिया हो। मुझे मत छुओ, गंदा लग जाएगा। ये सुनकर उसके अंदर कुछ टूट सा गया।
मेरा प्यारा चिंगहान अब मुझे पसंद नहीं करता। तुम कुछ सेकंड रुके, फिर अचानक बोल पड़े, मेरा प्यारा चिंगहान मेरी पत्नी है, मेरी मास्टर है, मेरी सब कुछ है। वो ही है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो ही है जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ये सुनकर चिंगहान पूरी तरह शॉक हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम ये सब बोल रहे हो। अगर तुम सच में उससे इतना प्यार करते थे तो पहले कभी दिखाया क्यों नहीं? हमेशा उससे डरते और नफरत क्यों करते थे? जीव चिंगहान ने आंखें सिकोड़ लीं। क्या ये सच में नशे में है या एक्टिंग कर रहा है? उसने फिर टेस्ट किया। अलवो, मैं हूं रुआन। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? तुमने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुमसे प्यार करने से अच्छा एक कुत्ते से प्यार कर लूं। इतना कहकर तुम सीधे बिस्तर पर गिर गए। तुम्हें समझ नहीं आया ये नशे की वजह से था या सच में, लेकिन अचानक तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी पिछली जिंदगी के सीन्स आने लगे। तुमने उसे देखा, वो औरत जो तुम्हारे लिए पागल हो गई थी, वो तुमसे कह रही थी, अलू मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम मुझसे शादी करोगे? क्यों नहीं मानते तुम? क्यों नहीं शादी करते? अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो हम दोनों साथ में मरेंगे। अगर फिर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारा दिल निकाल कर अपने अंदर रख लूंगी। फिर उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। अलू प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम ही मेरे सब कुछ हो। आखिरी सीन, तुम दोनों एक क्रिस्टल कोफिन में लेटे हुए, शांत, सुंदर, जैसे सब खत्म हो चुका हो। फिर अचानक तुम जाग गए, सिर फट रहा था और हालत ऐसी जैसे अभी फट जाओगे। हल्की चांदनी में तुमने एक खूबसूरत फिगर देखा जो अपने शरीर पर कुछ लगा रही थी। तुम हल्का सा कराहे और तभी चू चिंगहान रुक गई। तुम्हारी बातों ने, चाहे वो सच थीं या झूठ, उसके अंदर के इमोशंस को काफ़ी हद तक शांत कर दिया था, वरना वो फिर से उस सीक्रेट रूम में चली जाती जहां वो खुद को हर्ट करके काम होती थी। चिंगहान बहुत ध्यान से अपने सारे घावों पर मेडिसिन लगा रही थी, एक भी जगह मिस नहीं की, क्योंकि वो जानती थी अगर उसके शरीर पर स्कार रह गया तो उसका अलवो, तुम, उसे पसंद नहीं करेगा। इसीलिए वो तुम्हें ये सब दिखाना भी नहीं चाहती थी। वो बस वही बनना चाहती थी जिसे तुम प्यार करते हो। अगली सुबह तुम पूरी तरह फ्रेश होकर उठे, एनर्जी से भरे हुए। दूसरी तरफ ज्यू चिंगहान आज भी कंपनी नहीं गई। वो मैनर में ही बैठकर काम हैंडल कर रही थी। असल में वो तुम्हारे साथ यहीं हमेशा रहना चाहती थी, लेकिन उसे पता था ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसने तय किया जितना समय मिल सकता है उतना तुम्हारे साथ बिताना है। उसे ये भी पता था अगर वो आगे बढ़ना बंद कर देगी तो बहुत लोग उसके ऊपर चढ़कर आगे निकल जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम भी सेफ नहीं रहोगे। इसलिए वो अपने एनिमीज़ के लिए पूरी तरह रूथलेस बन गई और अपनी सारी सॉफ्टनेस सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखी। सुबह सुबह वकील शुकाई एक डॉक्यूमेंट लेकर आया, तुम्हारा नया हाउस होल्ड रजिस्टर। मिस्टर फांग, फन तानबा अभी भी डिविडेंड्स देने का कोई इरादा नहीं रखता। मैंने लॉसूट की तैयारी कर ली है, बस आपकी कंफर्मेशन चाहिए। तुम हंस पड़े। वो मेरा बाप है, उसने सिर्फ जेनेटिक मटेरियल दिया है और कुछ नहीं। केस फाइल करो, उस बूढ़े को रियलिटी दिखाओ और हो सके तो जेल भी भिजवा दो। लेकिन जैसे ही तुम्हें हाउस होल्ड रजिस्टर मिला, तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल आया चिंगहान के साथ शादी रजिस्टर करने का। तुम खुद ही चौंक गए। क्या वो सच में मुझसे शादी करना चाहती है या बस मुझे पजेस करना चाहती है? तुम्हें यह भी नहीं पता था वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहती है या नहीं। तुम स्टडी रूम में गए जहां चिंगहान लैपटॉप के सामने ब्लैंक फेस से बैठी थी। तुम धीरे से उसके पास गए और उसके गाल पर किस कर दिया। वो अचानक चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने तुम्हें पकड़कर सीधा डीप फ्रेंच किस दे दिया। काफी देर बाद तुम दोनों अलग हुए। तुम्हारा चेहरा लाल हो चुका था। वाइफ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया, तुमने गलती से उसकी लैपटॉप स्क्रीन देख ली और तुम फ्रीज हो गए। स्क्रीन पर कई लोग बैठे थे, सबके मुंह खुले हुए, शॉक में। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आई, मर गया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, जो वर्ड्स तुम बोलने वाले थे, चलो शादी रजिस्टर करते हैं, वो सीधे अंदर ही दब गए। तुमने सोचा था बस कैजुअली देखने जाओगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो मीटिंग में होगी। लेकिन चिंगहान बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड नहीं हुई। उसने बस कैजुअली लैपटॉप बंद कर दिया। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे एग्जीक्यूटिव्स पागल हो गए। अभी जो देखा वो सच था। वो हैंडसम लड़का कौन था? बॉस को तो मर्दों से नफरत थी ना, लेकिन वो लड़का डैम परफेक्ट मैच है सीईओ जीयू के साथ। विला में दोनों में से टॉप कौन होगा? इधर तुम पूरी तरह ऑकवर्ड खड़े थे, शर्म से नहीं बल्कि गिल्ट से। कहीं मैंने चिंगहान के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर दी? चिंगहान ने सॉफ्टली पूछा। क्या बात करनी थी? अब तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं बची शादी वाली बात करने की। तुम हकलाते हुए बोले, मैंने कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर दी? वो हल्का सा मुस्कुराई। नहीं। फिर उसने आगे कहा, मैं एग्री करती हूँ। तुम कंफ्यूज हो गए किस बात के लिए? तुम अब फ्रीली मैनर से बाहर जा सकते हो, लेकिन कंडीशंस होंगी। तुम भाग नहीं सकते, हर समय मुझे रिपोर्ट करना होगा, हर रात मेरे साथ रहना होगा, और
लियोरियन को कभी नहीं ढूंढना। अगर तुमने ये रूल्स तोड़े। उसकी आंखें ठंडी हो गई। तो मैं लियोरियन और तुम्हारे फैमिली को पकड़कर टॉर्चर करूंगी। तुमने सोचा ये तो अच्छा डील है और जल्दी से बोले, चिंग हान, मैं एक्चुअली ये बात नहीं करने वाला था। मैं कहना चाहता था मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर मिल गया है और मैं तुम्हारे साथ शादी रजिस्टर करना चाहता हूँ। तुम्हारी बात सुनते ही ज्यू चिंग हान कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह रुक गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। अगले ही पल उसने तुम्हारा कॉलर पकड़ा और तुम्हें सीधे बाहर खींच लिया। 2.5 घंटे बाद तुम्हारे हाथ में एक लाल मैरिज सर्टिफिकेट था। तुम अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थे, जैसे ये सब सपना हो। तुम धीरे से बोले, चिंग हान, मैं तुम्हें एक वेडिंग और रिंग देना चाहता हूँ। उसने बिना सोचे जवाब दिया, ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास रहो, वही काफ़ी है। तुमने इंसिस्ट किया, नहीं, मैं ज़रूर दूंगा, मैं खुद पैसे कमाकर तुम्हारे लिए सबसे सुंदर रिंग खरीदूंगा। चिंग हान ने सिर हिलाया, मेरी हर चीज़ तुम्हारी है। जो ब्लैक कार्ड मैंने तुम्हें दिया है उसकी लिमिट 10 बिलियन युएन है। अगर वो भी कम पड़े तो मुझसे कहना। मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, तुम मुझसे कोई भी रिंग खरीद सकते हो। तुम शॉक में आ गए। कितना? तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हें याद आया वो कार्ड विला के ड्रेसिंग रूम में रखा है, साथ में लग्जरी कार्स, प्रॉपर्टीज, गोल्ड बार्स, बैंक कार्ड्स, लेकिन तुमने कभी यूज़ ही नहीं किया। तुम मन ही मन सोचने लगे, मेरी वाइफ इतनी रिच, इतनी ब्यूटीफुल और मुझ पर इतना खर्च करने को रेडी, ऐसी वाइफ कहाँ मिलती है। पिछली जिंदगी में मैं कितना अंधा था जो इसे समझ नहीं पाया। कुछ देर बाद तुमने धीरे से कहा, चिंग हान, मैं फिर भी खुद कमाकर ही तुम्हारे लिए रिंग लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके आसपास का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। तुमने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा आदमी हूँ। इस घर में सिर्फ तुम ही सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे भी कमाना होगा। अगर सिर्फ अपने लिए होता तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे पैसे खर्च करता, लेकिन तुम्हारे लिए गिफ्ट मैं अपने पैसों से ही लेना चाहता हूँ। ये सुनकर ज्यू चिंग हान का एक्सप्रेशन धीरे धीरे सॉफ्ट हो गया। ठीक है, समझ गई। फिर उसने हल्की स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहा, लेकिन अब से तुम मुझे पूरे नाम से नहीं बुलाओगे। तुम हंस पड़े। तो क्या बुलाऊं? वाइफ, चिंग हान, बेबी, स्वीट बेबी। उसके गाल हल्के लाल हो गए, लेकिन चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ दिख रहा था। जो मन करे बुलाओ। अगले दिन उसकी परमिशन लेकर तुम बुगाटी लेकर निकल पड़े। तुमने रात भर सोच लिया था, इस बार तुम अपनी पास्ट लाइफ मेमोरी का यूज़ करोगे और एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी शुरू करोगे। तुम्हारा पहला स्टेप अपने पुराने दोस्त क्यों को ढूंढना था। पिछली जिंदगी में तुम्हारी मौत के बाद सिर्फ वही था जिसने तुम्हारी कब्र का ध्यान रखा, लेकिन बाद में उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। फैमिली प्रॉब्लम्स और एक हार्टलेस लड़की ने उसे धोखा दिया। इस बार तुमने तय कर लिया, इस जिंदगी में मैं उसे सक्सेसफुल बनाऊंगा। आधे घंटे बाद यूनिवर्सिटी के डॉर्म में क्यों तुम्हें घूर रहा था। क्या तू कंपनी शुरू कर रहा है और मुझे मैनेजर बनाना चाहता है? पागल हो गया है क्या? तेरी हालत तो मुझसे भी खराब थी, पैसे कहाँ से आएंगे? तुमने सीधा जवाब दिया, मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ रिच है, ब्यूटीफुल है और मुझसे 3 साल बड़ी है। लोग कहते हैं 3 साल बड़ी लड़की से शादी करो तो गोल्ड ब्रिक मिलती है, लेकिन मुझे तो पूरा गोल्ड माउंटेन मिल गया। कुछ देर समझाने के बाद क्यों फाइनली समझ गया। तुम अब उस लड़की के पीछे नहीं भाग रहे और तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया है। वो अचानक चिल्लाया, तुझे मर जाना चाहिए था, ये तो मेरे साथ अन्याय है। फिर अचानक शांत हो गया और जेन्युइनली खुश हो गया, क्योंकि तुम उस टॉक्सिक लड़की से निकल चुके थे और तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया था। उसी समय यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में भीड़ लगी हुई थी। सब लोग एक ही चीज़ देख रहे थे, एक बुगाटी वेरोन। वाओ, ये कार किसकी है? क्या हमारे कॉलेज में इतना बड़ा टाइकून भी है? अगर ये मेरी होती ना तो मैं लग्जरी मैंशन में रहता और 8 शादियां कर लेता। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आई, साइड हटो सब, मुझे फ़ोटो लेनी है। ये आवाज़ थी लियो रुआन की बेस्ट फ्रेंड। वो उसे बुलाने लगी, जल्दी आ, साथ में फ़ोटो लेते हैं। लियो रुआन थोड़ी शाय एक्टिंग करते हुए आगे आई। ऐसा करना ठीक रहेगा। उसकी फ्रेंड ने उसे पकड़ लिया। अरे क्या प्रॉब्लम है, बस सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो ही तो है। पास खड़े स्टूडेंट्स ने वॉर्न किया, ये करोड़ों की कार है, ध्यान से, अगर स्क्रैच हो गया तो तुम पे नहीं कर पाओगी। लेकिन वो लड़की हंस दी। डर किस बात का, ओनर भी आएगा तो रुआन की ब्यूटी देखकर कुछ नहीं बोलेगा। और फिर दोनों ने कार के हुड पर लीन होकर सेल्फीज लेना शुरू कर दिया। उसी समय तुम वहां पहुंच गए। तुमने देखते ही जोर से कहा, किसने परमिशन दी फोटो लेने की? तुम्हारी आवाज़ सुनते ही लियो रुआन का हाथ कांप गया। उसका फ़ोन सीधे कार पर गिर गया। तुम तुरंत कार चेक करने दौड़े और जैसा तुम्हें डर था वैसा ही हुआ। एक छोटा सा स्क्रैच पड़ चुका था। लियो रुआन ने भी देखा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तुम्हें देखा और नोटिस किया। तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। उसका दिल हल्का सा हिल गया। उसकी फ्रेंड गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस कार को मत छूना। पता है ये कैसी कार है? अगर डैमेज हो गया तो पे कर पाओगे?
तुमने उसकी बात इग्नोर की और सीधे पूछा, ये फ़ोन किसका है? लियो रुआन धीरे से बोली, मेरा। तुमने ठंडे टोन में कहा, ठीक है तो डैमेज पे करो। दोनों शॉक में रह गईं। अगले ही पल उसकी फ्रेंड हंस पड़ी। तू पागल हो गया है क्या? पता है ये कार किसकी है? या अब तू खुद को रिच सीईओ बोलने वाला है? तुम मन ही मन बोले, सीईओ नहीं, मेरी वाइफ है। तुमने बिना टाइम वेस्ट किए कार की निकाली और बटन दबाया। बुगाटी तुरंत रिस्पॉन्ड कर गई। पूरी भीड़ फ्रीज हो गई। ये कार इसकी है? सीनियर फैंग इतना रिच है, स्मार्ट, टैलेंटेड और अब रिच भी। कई लड़कियां एक्साइटेड हो गईं। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। तुम्हारा दोस्त क्यों भी शॉक में था। भाई, करोड़ों की कार, तेरी वाइफ तो सच में नेक्स्ट लेवल रिच है। फिर वो तुम्हारे पास आया और धीरे से बोला, ज़्यादा मत कर, छोटा सा स्क्रैच है, 1 मिलियन ले ले और मैटर खत्म कर दे। ये सुनते ही लियो रुआन की फ्रेंड भड़क गई। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? फंगलू, ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखा। कीज़ दे दे, हमारी रुआन ड्राइव करेगी, फिर मैं उसे बोलूँगी कि वो तुझे चांस दे। लियो रुआन फिर से शाय एक्टिंग करने लगी। तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करते हुए तुमने सीधा कहा, तुम दोनों बेवकूफ़ हो, पे नहीं करना तो पुलिस बुलाता हूँ। तुमने तुरंत फ़ोन निकाला और पुलिस प्लस इंश्योरेंस दोनों को कॉल कर दिया। ये देखकर उसकी फ्रेंड घबरा गई। मैंने कुछ नहीं किया, ये फ़ोन उसका था। और वो तुरंत भाग गई। लियो रुआन वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह शॉक्ड। उसने तुम्हें देखा? मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें सुनकर घिन आ गई। पैसे नहीं हैं तो जाओ बेचो खुद को या अपने उस क्लोज कज़न के पास जाओ। ये सुनते ही वो पैनिक हो गई, जैसे उसका कोई सीक्रेट पकड़ा गया हो। आखिर में पुलिस और इंश्योरेंस के सामने उसे मजबूर होकर 1 मिलियन युआन का IOU लिखना पड़ा। जाने से पहले वो गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो, इतने रिच होकर भी मुझसे छुपाया। मुझे तुमसे नफरत है। दोपहर में तुम और क्यून ने मिलकर कंपनी का ऑफिस फाइनलाइज कर लिया। लोकेशन गो ग्रुप HQ के सामने। तुमने पेमेंट के लिए चिंग हान का ब्लैक कार्ड यूज़ किया। सारे काम खत्म करके, सारे एरेंड्स खत्म करके तुम जल्दी से मैनर वापस लौटे और जैसे ही अंदर गए सबसे पहले उसी इंसान को देखा जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा परवाह थी, जू चिंग हान। लेकिन वो वैसी जेंटल नहीं थी जैसा तुमने सोचा था। उसकी आंखों में सीधा किलर इंटेंट था। उसे पता चल गया था कि आज तुम फिर से लियो रुआन से मिले थे। हालांकि उसके सबोर्डिनेट्स ने पूरा सच बता दिया था, फिर भी वो धीरे धीरे बोली, अलवो, तुमने फिर लियो रुआन से मिलने की हिम्मत की? तुम समझ गए मामला सीरियस है। तुम मन ही मन झुंझलाए, ये लियो रुआन मर क्यों नहीं जाती? बार बार मेरी वाइफ को मिसअंडरस्टैंड करवाती रहती है। तुम कुछ एक्सप्लेन करने ही वाले थे कि अचानक जू चिंग हान ने तुम्हारे कंधे पर जोर से काट लिया, इतना जोर से कि खून कपड़े तक पहुंच गया। फिर उसने तुम्हें छोड़ा और ठंडे लहजे में बोली, ये छोटा सा लेसन है, अगली बार मैं इतनी लीनियंट नहीं रहूंगी। तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। वाइफ, ये सच में मेरी गलती नहीं थी, बस कॉइंसिडेंस था। मैं उसे स्टाल थोड़ी करता हूँ हर रोज। फिर तुमने थोड़ा चालाकी से कहा, अगर इतना प्रॉब्लम है तो उसे ही हटा देते हैं ना। ज्यू चिंग हान ने तुरंत तुम्हारी चाल समझ ली। तुम विलिंग हो? तुम बिना सोचे बोले, हाँ, काश तुम उसे खत्म कर दो ताकि वो मेरी नज़र से हमेशा के लिए गायब हो जाए। ये सुनकर वो थोड़ी काम हुई। तुमने मौका देखकर उसे सॉफ्टली टच करना शुरू किया, उसे काम करने के लिए। तभी तुम्हारी नज़र उसके चेहरे पर गई। उसकी भौं हल्की सी सिकुड़ी हुई थी। तुमने तुरंत पूछा, वाइफ, तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या? वो घबरा गई और तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया। तभी तुम्हें याद आया, जब तुम सो रहे थे तुमने उसे कुछ लगाते हुए देखा था। क्या वो स्कार क्रीम थी? तुम्हारा दिल भारी हो गया। तुमने ध्यान से चेक किया, चोट लगभग ठीक हो चुकी थी, बस हल्का सा निशान था जो सिर्फ टच से पता चलता था। तुमने गिल्ट में कहा, सॉरी वाइफ, मैं केयरलेस था, मुझे मर जाना चाहिए, तुम मुझे पनिश करो। ये सुनते ही ज्यू चिंग हान की आंखें चमक उठीं। ठीक है, पनिशमेंट ये है, तुम मेरे साथ स्टार्स देखने चलोगे? करीब 2.5 मिनट बाद तुम दोनों विला के स्काई गार्डन में साथ लेटे हुए थे। तुम सोच रहे थे कि आज एक प्रॉपर हार्ट टू हार्ट टॉक करोगे, लेकिन जैसे ही तुम बोलने लगे जो चिंग हन ने तुम्हारा मुंह ढक दिया, जैसे वो नहीं चाहती थी कि तुम कुछ भी और बोलो। असल में वो डर रही थी। उसे डर था कि तुम उसकी कमजोरी जान जाओगे और वो नहीं चाहती थी कि तुम उसके लिए वरी करो। कुछ देर तक बस खामोशी रही। फिर काफ़ी देर बाद तुमने धीरे से कहा, मुझे पता था ये स्टार गेजिंग इतना सिंपल नहीं होगा। आज ज्यू चिंग हन सरप्राइजिंगली जेंटल थी। उसने सॉफ्टली पूछा, तो तुम्हें स्टार्स पसंद है? तुमने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे स्टार्स भी पसंद है, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा पसंद हो। वो आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे किसी सोच में खो गई हो। फिर धीरे से बोली, जब मैं छोटी थी एक बड़े भाई ने मुझसे कहा था कि स्टार्स सुंदर नहीं होते, क्योंकि अगर इल्यूजन टूट जाए तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। तुमने हल्का सा हंसकर कहा, वो भाई मैं तो नहीं था, क्योंकि मैं तुमसे छोटा हूँ, लेकिन तुम्हें अंदर से थोड़ा सा अजीब लगा, जैसे कुछ मिस कर रहे हो।
उसने तुम्हारी बात इग्नोर कर दी और खुद से बोलती रही। पहले मुझे लगता था वो सही था, लेकिन अब शायद मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। फिर उसने तुम्हारी तरफ सीरियसली देखा। अलवो, तुम मेरे स्टार हो। अगर एक दिन तुम टूट भी गए तो भी तुम खूबसूरत ही रहोगे। बस अगर ये सपना कभी टूटे तो थोड़ा देर के लिए मुझसे झूठ बोल देना, ठीक है? ये सुनकर तुमने उसे कसकर पकड़ लिया। वाइफ, मैं तुम्हारा ब्राइटेस्ट स्टार बनूंगा, पूरी जिंदगी के लिए, जो कभी बुझता नहीं। अगली सुबह तुम्हें एक न्यूज़ मिली जिस पर खुश होना है या रोना समझ नहीं आया। ज्यू चिंग हान का पीरियड शुरू हो गया था। मतलब तुम्हें कुछ दिनों का रेस्ट मिल गया। तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वाइफ तुम मुझे मोटा कर रही हो क्या, बाद में काटने के लिए? ब्रेकफास्ट के बाद तुम फिर से क्यून के पास गए और दोनों ने मिलकर कंपनी पर काम जारी रखा। पूरी सुबह तुम लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन में लगे रहे और आखिरकार सब कंप्लीट हो गया। तुमने कंपनी का नाम रखा नुआन हान मीडिया। लंच के दौरान काइकून को एक कॉल आया, अटर्नी शुकाई का। मिस्टर फैंग, फैंग तानबो आपसे पर्सनली मिलना चाहता है, डिविडेंड्स की बात करने के लिए। तुम्हें तुरंत समझ आ गया वो अभी गुस्से और हेल्पलेसनेस के बीच फंसा हुआ है, सेटलमेंट चाहता है। तुमने कामली जवाब दिया, मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरा मैसेज पहुंचा दो, बस पैसे तैयार रखे, बाकी सब नॉन नेगोशिएबल है। कॉल कट होते ही काइकून ने थम्स अप दिया। फन, आखिरकार तुमने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। तुमने तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि पहले मैं नील कर रहा था। काइकून हंस पड़ा, लेकिन डिग्निटी तो लूज कर ही रहे थे ना। तुम थोड़ा ऑकवर्ड हुए। ठीक है, शायद, लेकिन पास्ट की बात ना करें, प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। फिर तुमने मजाक में कहा, जैसे कि मेरी वाइफ फूल जैसी खूबसूरत है और फैमिली को सपोर्ट भी करती है। काइकून बड़बड़ाया, साला मुझे इतना बोलना ही नहीं चाहिए था। काम खत्म करके तुम मैनर वापस लौट रहे थे। रास्ते में तुमने जानबूझकर एक गिफ्ट खरीदा। जैसे ही तुम पहुंचे, फुशु ने राहत की सांस ली। जब से तुमने उसे अपने साथ फॉलो करना बंद किया था और मैडम ने भी मान लिया था, वो हमेशा डरता रहता था कहीं यंग मास्टर भाग ना जाए, क्योंकि अगर तुम भाग गए तो मैडम पूरा क्योतो शहर उल्टा कर देगी। थोड़ी देर बाद ज्यू चिंग हान भी मैनर वापस आई। तुमने नेचुरली उसे हक किया, किस किया और फिर गिफ्ट उसके हाथ में दे दिया। वो क्यूरियस होकर बॉक्स खोलती है। अंदर था एक खूबसूरत इंसुलेटेड कप। वो कंफ्यूज होकर तुम्हें देखने लगी। ये क्या है? तुमने सॉफ्टली कहा, वाइफ अभी तुम्हारा पीरियड चल रहा है ना, मुझे लगा तुम्हें पेन हो सकता है, इसलिए ये कप लाया। मैंने ब्राउन शुगर, रेड डेट्स और स्टमक वार्मिंग पैकेट्स भी तैयार किए हैं। कल जब तुम बाहर जाओगी तो ये सब साथ ले जाना। जब तुम इस कप से पानी पियोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, राइट? और इसका मीनिंग भी अच्छा है, लाइफ टाइम, तुम्हारी लाइफ टाइम और मेरी। ज्यू चिंग हान की आंखों में हल्का सा इमोशन आया। पहले हमेशा वही देती थी, तुमने उसे कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन अब कुछ ही दिनों में तुमने उसे ब्रेसलेट भी दिया और ये कप भी। वो खुश थी, लेकिन पूरी तरह ट्रस्ट अभी भी नहीं कर पा रही थी। थैंक यू, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे पीरियड पेन होता है? पास खड़े फुशु की आंखों में आंसू आ गए। यंग मास्टर अब मैडम का कितना ख्याल रखने लगा है, ये सच में फैमिली है। तुमने मुस्कुराकर कहा, वाइफ थैंक यू कहना बहुत फॉर्मल है। हम लीगली मैरिड हैं, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा राइट है। और जहां तक पेन की बात है, मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग है। तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं जानता क्या? फिर तुम उसके कान के पास झुककर धीरे से बोले, और एक बात, अगर तुम्हारा पीरियड जल्दी खत्म हो जाए तो हम अपनी बायोलॉजी डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्या एल्यो सच में सिर्फ मेरे बॉडी के लिए मेरे साथ है? ये सोचकर वो बोली, एक्चुअली अभी भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम पूरी तरह शॉक हो गए। वाइफ, क्या तुम चाहती हो कि मैं ब्लड बैटलफील्ड में लड़ाई करूं? नहीं, मैं ऐसा कभी एग्री नहीं करूंगा। पीछे खड़ा फुशु पूरा लाल हो चुका था और धीरे धीरे चुपचाप वहां से निकल गया। अगले कुछ दिनों में तुमने अपना फोकस बदल दिया। तुम उन लोगों को ढूंढने लगे जो तुम्हारी पिछली जिंदगी में फेमस लाइव स्ट्रीमर्स बने थे, लेकिन अभी या तो अननोन थे या स्ट्रगल कर रहे थे। सिर्फ कुछ ही दिनों में तुमने एक पूरी टीम तैयार कर ली। जांग शाओलोंग, चेन बाई और यूडेवा जैसे लोग इसमें शामिल हो गए। एक दोपहर कंपनी में स्टाफ को मोटिवेट करने के बाद तुम ऑफिस से निकले ज्यू चिंग हान से मिलने के लिए, लेकिन इस बार तुम सीधे खुशी ग्रुप के बिल्डिंग में नहीं गए। तुम अनश्योर थे, क्या वो चाहती है कि मैं पब्लिक में दिखूं या नहीं? थोड़ा सोचने के बाद तुमने उसे मैसेज किया, वेयर आर यू, मिस यू, मैं अपनी प्रिंसेस को लंच पर ले जाना चाहता हूँ। उसका रिप्लाई तुरंत आया, अभी मीटिंग खत्म हुई, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, तुम जगह चूज करो, मैं आती हूँ। तुम मुस्कुराए। तुमने एक हाई रेटेड वेस्टर्न रेस्टोरेंट ढूंढा, लोकेशन भेज दी और वेट करने लगे। काफ़ी देर हो गई, लेकिन ज्यू चिंग हान अभी तक नहीं आई। तुम थोड़ा वरी करने लगे, तभी अचानक पीछे से एक फैमिलियर आवाज़ आई, ब्रदर आप यहाँ? तुम मुड़े और देखा फेंग जियान। वो तुम्हें देखकर शॉक था। तुमने भी मास्क पहना हुआ था।
ताकि तुम्हारे फेस की इंजरी छुपी रहे। तुम मन ही मन सोचे आज किस्मत ही खराब है। फिर कामली बोले, ओह यंग मास्टर फैंग, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? ये सुनते ही फांग जियान थोड़ा घबरा गया। वो तुरंत पीछे हट गया, चारों तरफ देखने लगा जैसे चेक कर रहा हो कि बॉडीगार्ड्स तो नहीं है। फिर उसने एक्टिंग शुरू कर दी। ब्रोदर, आप फेंग फैमिली के यंग मास्टर हो, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, बस आप मुझे फॉरगिव कर दो, मैं खुद फैमिली छोड़ दूंगा। बस आप वापस जाकर डैड से अपॉलॉजी कर लो, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। तुम हंस दिए। फंग जियन, तुम सच में एक वॉकिंग ट्रैश कैन हो। एक्टिंग भी कमाल की करते हो। वो अंदर से गुस्से में था, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल कर रहा था। डैड इन दिनों आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके जाने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बस आप एक बार अपॉलॉजी कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुमने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हर बात में नील डाउन करके अपॉलॉजी। तुम्हारी मॉम मिस्ट्रेस थी, सालों तक झुकी रही, क्या वही आदत तुम में भी आ गई? वो तुरंत बोला, आप ऐसे डैड और मॉम के बारे में कैसे बोल सकते हो? तुमने बिना रुके कहा, हॉस्पिटल पहुंचना डिजर्व करता है वो, और अगर मर भी गया तो भी पहले मेरा पैसा चुकाए, वरना मैं उसे बोर्ड से बाहर फेंक दूंगा। ब्रदर, वो आपके फादर हैं। तुमने डिस्गस्ट से कहा, वो मेरा फादर नहीं है, मेरा कोई ऐसा बेटा भी नहीं है, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ब्रदर मत बुलाओ। अगर कुछ बुलाना है तो कुत्ते की तरह भौंक के दिखाओ, शायद मैं तुम्हें एक हड्डी दे दूं। फंक्शन का कंट्रोल टूटने वाला था, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक रहा था। लेकिन आपके पास अभी भी शेयर हैं, हम ब्लड ब्रदर्स हैं। तुमने मॉकिंग स्माइल के साथ कहा, मेरा कोई ब्रदर नहीं है, तुम्हारी मॉम मिस्ट्रेस थी, और तुम मुझसे कुछ ही महीने छोटे हो। मतलब उस आदमी ने मेरी मॉम को प्रेग्नेंट होते हुए चीट किया। ऐसा आदमी मेरा फादर बनने के लायक नहीं है, वो सिर्फ एक कुत्ता है। फंग जान ने गहरी सांस ली। तो क्या करने से आप डैड को माफ करोगे? तुम थोड़ा सरप्राइज्ड हुए। यहाँ कोई नहीं है, फिर भी ये कंट्रोल में है। फिर तुमने आईब्राउ उठाकर कहा, अपने पेरेंट्स को खत्म कर दो और लियोरुअन को नॉर्थ म्यांमार भेज दो। अगर ये कर दिया तो मेरे सारे शेयर तुम्हारे। उसकी आंखें चमक उठी। सच में? तुम हंसे। तुम करो, शेयर तुम्हारे। वो समझ गया तुम उससे खेल रहे हो, लेकिन तभी उसे अचानक ठंड लगने लगी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने खड़ी थी ज्यू चिंगहान, इतनी खूबसूरत कि वो अनजाने में बोल पड़ा, ब्यूटी। लेकिन अगले ही पल उसका इल्यूजन टूट गया। ज्यू चिंगहान ने सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। फेंग जियान तुरंत भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। तुम्हारे पास बैठी वो वुमन। उसके दिल में जेलसी और ग्रीड भर गई। ऐसी परफेक्ट वुमन फंगलो के पास क्यों? मुझे सब कुछ छीनना होगा। फेंग जियान जाते जाते भी पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, ये औरत मुझे ही मिलनी चाहिए। उसने मन में प्लान बना लिया। पहले उसकी आइडेंटिटी पता करेगा, फिर तुम्हारे बारे में गलत बातें उसके सामने रखेगा, फिर खुद हीरो बनकर उसे कंफर्ट करेगा, फिर वो मेरी हो जाएगी। ये सोचकर वो हल्का सा मुस्कुराया और चला गया। इधर जो चिंगहन ने सॉफ्टली कहा, तुम्हारा वो भाई एक स्टूपिड डॉग जैसा है। तुम हंस पड़े। वाइफी, वो मेरा भाई नहीं है, और प्लीज स्टूपिड डॉग्स को इंसल्ट मत करो। वो तुम्हें ध्यान से देखने लगी। तुम हाल में बहुत बदल गए हो। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस एक सपना टूटा है और मैं जाग गया हूँ। वो धीरे से बोली, तो ये पास्ट सपना था या प्रेजेंट? उसके इस सवाल से तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक गया। तुमने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी तरफ देखो, ये मेरा सबसे सच्चा प्यार है। अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बाकी कोई भी तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं है। तुम सपना नहीं हो, लेकिन किसी भी ड्रीम से ज्यादा खूबसूरत हो, समझी? चू चिंगहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुमने पहले भी कई बार प्यार भरी बातें कही थीं, लेकिन हर बार उसका दिल फिर भी हिल जाता था। वो धीरे से बोली, अलुओ, अगर तुम मुझसे झूठ भी बोल रहे हो तो भी मैं मान लूंगी, जैसे पतंगा आग में कूदता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रिबर्थ के बाद तुम दोनों का रिश्ता और भी क्लोज होता गया। थोड़े ही समय में तुम दोनों ने बहुत खूबसूरत पल साथ बिताए, इतने खूबसूरत कि लगता था समय रुक जाना चाहिए। लेकिन पलक झपकते ही वो दिन आ गया जब तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला था। स्कूल स्टार्ट होने वाला था और जीयू कंपनी के सीईओ ऑफिस में ज्यू चिंगहान के अंदर से जैसे एंडलेस किलिंग इंटेंट निकल रहा था। पूरी सुबह पूरा जीयू ग्रुप डर के माहौल में था। यहाँ तक कि अगर कोई कुत्ता भी पास से गुजरता तो सिर्फ ज्यू चिंगहान की नज़र से ही डर कर चिल्ला उठता। सबसे ज़्यादा डर जिसने महसूस किया वो था उसका असिस्टेंट शेनमिंग शी। वो कांपते हुए डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक लेकर आया और बोला, ये फाइल्स रिव्यू और सिग्नेचर के लिए हैं। लेकिन ज्यू चिंगहान बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। वो बस ठंडी नज़रों से छत को देख रही थी, डीप सोच में डूबी हुई। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, वो जल्द ही लियोरुयान से मिलने वाली है। ये सोचते ही उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर उसे समुद्र में फेंक दे और मछलियों को खिला दे। काफ़ी देर बाद वो अपने होश में आई, गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोली, गेट आउट। शेनमिंग सी तुरंत डरते हुए बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने सोचा, फिर फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ तुम अपनी नई कंपनी के फाइनल प्रोग्रेस में बिजी थे, तभी तुम्हें शेनमिंग शी का कॉल आता है।
तुम थोड़े कंफ्यूज्ड होकर उठाते हो। असिस्टेंट शेन, क्या हुआ? उसकी आवाज़ पैनिक में थी। मिस्टर फेंक, जल्दी आइए, सीईओ गू के साथ कुछ हो गया है। ये सुनते ही तुम बिना सोचे भाग पड़ते हो। रास्ते में पूछते हो क्या हुआ है, लेकिन शेन मिंग शी साफ कुछ नहीं बताता, बस यही कहता है सिचुएशन बहुत सीरियस है। तुम और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात, मुझे तुरंत जू चिंग हन के पास पहुंचना है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। कोई भी मेरी वाइफ को बुली नहीं कर सकता। तुम जल्दी से जीयू बिल्डिंग पहुंचते हो। उसका ऑफिस 88वें फ्लोर पर था। तुम्हें याद आता है पिछली लाइफ में तुम्हें कई बार उसके बॉडीगार्ड्स ने किडनैप किया था। तुम्हें देखते ही बहुत लोगों की नज़र तुम पर पड़ती है, खासकर फीमेल एम्प्लॉयज़ की, जिनकी आंखों में साफ डिज़ायर दिख रहा था। तुम फ्रंट डेस्क को इग्नोर करके सीधे डेडिकेटेड एलिवेटर की तरफ बढ़ते हो। तभी सिक्योरिटी तुम्हें रोकती है। सर, ये स्पेशल एलिवेटर है, सिर्फ सीईओ गू और उनकी टीम यूज़ कर सकती है। तुम कामली बोलते हो, मुझे पता है, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। सिक्योरिटी हंस पड़ता है। सर, हमारी सीईओ गू को एंड्रोफोबिया है, वो मेल असिस्टेंट रखती ही नहीं। कोई अच्छा एक्सक्यूज़ बनाइए। तुम जल्दी में थे, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। तुम सीधे फिंगरप्रिंट स्कैन करते हो। अगले ही सेकंड एलिवेटर चल पड़ता है। ये देखकर सिक्योरिटी शॉक में फ्रीज हो जाता है। 88वें फ्लोर पर शेन मिंग शी पहले से वेट कर रहा था। मिस्टर फेंक, आप आ गए, जल्दी आइए। वो तुम्हें फाइल्स का स्टैक देता है। तुम कंफ्यूज्ड होकर पूछते हो, तो इतनी अर्जेंसी में मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने बुलाया? वो सीरियस होकर बोलता है, डॉक्यूमेंट्स सेकेंडरी हैं। असली बात यह है कि सीईओ गू बहुत गुस्से में है और किसी को रीजन नहीं पता। ऐसे टाइम पर सिर्फ आप ही उन्हें काम कर सकते हैं। वो तुम्हें डोर की तरफ पुश करने जाता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। सोचता है अगर सीईओ गू को पता चला कि मैंने मिस्टर फेंक को टच किया तो मेरा हाथ कट जाएगा। तुम नॉक करते हो, कोई जवाब नहीं। तुम हैंडल घुमाकर डोर खोलते हो, डोर अनलॉक था। तुम अंदर जाते हो, लेकिन रूम खाली था। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैं यहाँ हवा देने आया हूँ? तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कुछ टूट रहा हो। आवाज़ बहुत धीमी थी, ध्यान से सुनने पर ही सुनाई देती। तुम साउंड फॉलो करते हो और वो बुक शेल्फ के पीछे से आ रही थी, लेकिन वहाँ तो वॉल थी। तुम वॉल पर नॉक करते हो, वो सॉलिड नहीं थी। तुम तुरंत बोलते हो, चिंगहान, क्या तुम अंदर हो? कोई जवाब नहीं। तुम बाहर जाकर शेन मिंगशी से पूछने का सोचते हो। तभी बुक शेल्फ धीरे धीरे मूव होती है और एक हिडन पासेज खुल जाता है। हिडन पासेज खुलने के बाद अंदर से ज्यू चिंग हान बाहर आती है। जैसे ही वो तुम्हें देखती है, उसकी आंखों में एक पल के लिए पैनिक चमक जाता है। तुम थोड़ा टीज करते हुए बोलते हो, अरे ऑफिस में सीक्रेट रूम भी है, क्या बात है वाइफी, किसी को छुपाने का प्लान है क्या? वो तुरंत खुद को संभाल लेती है और ठंडे टोन में कहती है, तुम्हें छुपना है क्या? तुम मुस्कुराते हुए उसके पास जाते हो। अगर मेरी वाइफ छुपाएगी तो मैं रेडी हूं। इतना कहकर तुम उसे जेंटल हक कर लेते हो और धीरे से उसकी स्लीव ऊपर करते हो। ज्यू चिंग हान घबरा जाती है। वो अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्लो पड़ जाती है और तभी तुम्हारी नज़र उसके हाथ पर पड़े स्कार्स पर जाती है। तुम्हारा दिल जैसे कस जाता है। हर एक घाव तुम्हें ये एहसास दिला रहा था कि तुमने अभी तक उसे उतना प्रोटेक्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था। तुम धीरे से बोलते हो, मुझे पहले ही नोटिस हो गया था, तुम्हारे हाथ का मूवमेंट नॉर्मल नहीं था। वो जल्दी से बोलती है, अलवो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम फिर से उससे डर जाओ। पिछले कुछ दिन जो तुम दोनों ने साथ बिताए वो उसके लिए ड्रीम जैसे थे। तुम उसे बैठाते हो और सॉफ्टली पूछते हो, फर्स्ट एड किट है? वो ब्लैंक होकर बुक शेल्फ के कॉर्नर की तरफ इशारा करती है। तुम जाकर किट उठाते हो, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हो। तुम उसका हाथ पकड़ते हो, मूव मत करो। तुम बहुत जेंटली उसकी चोट साफ करने लगते हो। तुम्हारी सॉफ्टनेस देखकर ज्यू चिंग हान जैसे ट्रांस में चली जाती है। उसे दर्द भी फील नहीं होता, वो बस तुम्हें देखती रहती है। तुम सीरियसली उसकी ड्रेसिंग करते हुए बोलते हो, मेरी गलती है, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, इसलिए तुम हर्ट हुई। ये इंजरीज तुमने खुद को दी है। तभी तुम्हें अचानक रियलाइजेशन होता है, पहले उसके लेग पर भी स्कार्स थे। डैम, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। तुम ऊपर देखते हो, तुम दोनों के चेहरे बहुत पास थे, एक दूसरे की ब्रेथ फील हो रही थी। तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ दर्द और प्यार। वो जल्दी से बोलती है, दर्द नहीं हो रहा अलवो, तुम मत रो। तुम ड्रेसिंग खत्म करके उसे टाइटली हग कर लेते हो। वाइफी, अगर तुम्हें दर्द देना है तो मुझे दो, खुद को हर्ट मत करो। अगर करना ही है तो मुझे साथ में हर्ट होने दो। मेरा दिल सच में बहुत दर्द कर रहा है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। वो अंदर से अग्री नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी धीरे से बोलती है, ठीक है। काफ़ी देर बाद तुम उसे छोड़ते हो। तुम नोटिस करते हो उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई हैं। तुम्हें एहसास होता है वो भी रो सकती है, वो भी एक नॉर्मल लड़की है, कोई कोल्ड मशीन नहीं। तुम सॉफ्टली बोलते हो, रीज़न बताओगी? अगर नहीं बताना चाहती
तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर साइलेंस रहता है, फिर वो बोलती है, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है। मैं चाहती थी तुम्हें अपने पास लॉक कर लूं, लेकिन मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूं। तुम समझ नहीं पाते। तो तुमने खुद को हर्ट किया। हम रोज मिल सकते हैं। फिर ये सब क्यों? वो धीरे से बोलती है, ल्योरू यान की वजह से। मुझे डर है तुम उसे देखकर मुझे छोड़ दोगे। ये सोचकर ही मेरा दम घुटता है। मेरा मन करता है उसे मार दूं। अब तुम्हें सब समझ आ जाता है। तुम उसका चेहरा पकड़कर कहते हो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। वो बस एक ट्रैश है जिसे मैं अपनी लाइफ में इग्नोर करता हूं। मेरी नज़र में सिर्फ तुम हो। मैं कभी किसी और को प्यार नहीं करूंगा। कोई मुझे तुमसे छीन नहीं सकता, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर जो चिंगहान का दिमाग जैसे पूरी तरह उलझ गया था, लेकिन तुम्हारे वर्ड्स ने उसे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया। शायद उसे सच में चेंज करने की ज़रूरत थी, और तुम पर बिलीव करने की भी। वो धीरे से बोलती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम उसके अंदर का ये चेंज क्लियरली फील कर लेते हो, और उसी मोमेंट तुम अपने दिल में एक डिसीजन लेते हो। तुम उसे सबसे ज़्यादा केयर और कंफर्ट दोगे। जहाँ तक ल्योरू यान का सवाल है, उसे जल्दी हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा ज्यू चिंगहान के दिल में एक कांटा बनी रहेगी। थोड़ी देर तक तुम उसे काम करते हो। धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाती है। उसकी आंखों में फिर से वही कोल्ड एग्रेशन लौट आता है। तुम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हो, वाइफी, उस सीक्रेट रूम का क्या? वो हल्के टोन में कहती है, अलवो, अगली बार तुम्हें ज़रूर अंदर आने दूंगी। उसमें मेरे कुछ छोटे सीक्रेट्स हैं। अभी मैं रेडी नहीं हूं तुम्हें दिखाने के लिए। तुम चेयर पर कैजुअली बैठते हुए मुस्कुराते हो। ठीक है, लेकिन अब मैं नाराज़ हूं। मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। आज तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी। मुझे सीईओ गू की लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। इतना सुनते ही ज्यू चिंगहन तुरंत तुम्हारी लैप पर बैठ जाती है। उसकी उंगलियां तुम्हारे चेस्ट पर सर्कल्स बनाती हैं। वो हल्की स्माइल के साथ बोलती है, ठीक है बॉस, आप हैंडसम हो और मैं भी कम नहीं हूं। तो अगर काम होगा तो सेक्रेटरी बिजी रहेगी, और अगर काम नहीं होगा तो तुम तुरंत बीच में बोलते हो और शेनमिंग सी वाली फाइल्स उठा लेते हो। अभी काम है सेक्रेटरी गु, ये डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करो। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर फाइल्स देखती है, फिर बिना ज़्यादा सोचे जल्दी जल्दी साइन कर देती है। बॉस, अप्रूव हो गया, चेक कर लो। तभी डोर पर नॉक होता है। ज्यू चिंग हान की आंखों में फिर से किलिंग इंटेंट आ जाता है। कम इन। शेनमिंग शी धीरे से डोर खोलता है। सीईओ को वो डॉक्यूमेंट। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक फाइल सीधा उसके हाथ में आ गिरती है। वो तुरंत समझ जाता है और जल्दी से बाहर निकलकर डोर बंद कर देता है। बाहर आकर राहत की सांस लेता है। अंदर क्या सीन चल रहा है ये सोचकर ही डर लग रहा था। काफ़ी देर बाद तुम दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हो। जो भी एम्प्लॉयज़ ये सीन देखते हैं, उनका दिमाग लिटरली हिल जाता है। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि पहले जो भी जू चिंगहन में इंटरेस्ट दिखाता था वो मिस्टीरियसली गायब हो चुका था। ये आईसी सीईओ सिर्फ मर्दों को ही नहीं, कई महिलाओं को भी डरा चुकी थी। इसके बाद जू चिंगहन तुम्हें लेकर जाती है हुइशन प्लाजा, जो अब तुम्हारे नाम पर है। ये तुम दोनों का पहला प्रॉपर डेट था। रास्ते में लोग बार बार तुम्हें देखते हैं, क्योंकि तुम दोनों साथ में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। चलते चलते वो पूछती है, अलवो, आइसक्रीम खाओगे? तुम तुरंत मना कर देते हो, नहीं, तुम भी मत खाओ, तुम अभी पीरियड में हो। ये सुनकर वो हल्के से मुस्कुराती है और क्लियरली खुश दिखती है। तो डिज़र्ट खाते हैं? मैंने कभी बाहर डिज़र्ट ट्राई नहीं किया। तुम दोनों डिज़र्ट शॉप पहुंचते हो। अचानक काले कपड़ों में कुछ लोग आते हैं। वो वहाँ बैठे कस्टमर्स को पैसे देते हैं और बिना कुछ बोले उन्हें जाने का इशारा करते हैं। सब लोग तुरंत पैसे लेकर निकल जाते हैं। तुम ये देखकर शॉक्ड हो जाते हो, वाइफी, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? तुम दोनों डिज़र्ट ऑर्डर करते हो। तुम उसे एक बाइट खिलाते हो और वो तुम्हें एक बाइट खिलाती है। तुम मुस्कुरा कर कहते हो, वाइफी, यहाँ पोस्टेड वॉल है, चलो कुछ लिखते हैं। तुम 2 चिट्स निकालते हो, एक उसे देते हो, एक खुद रखते हो। वो कैजुअली बोलती है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अगर अलवो को पसंद है तो लिख देती हूँ। वो पेन उठाती है और लिखती है, अलवो, हमेशा मेरे साथ रहना। तुम लिखते हो, हमेशा जू चिंगहन के साथ रहूँगा। तुम दोनों साथ में नोट्स वॉल पर लगा देते हो और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हो। डेजर्ट शॉप से निकलने के बाद तुम दोनों मिल्क टी लेने जाते हो। तुम उसे देते हुए कहते हो, मैंने स्पेशली बिना आइस के लिया है, गर्ल्स को ऐसा पसंद आता है, ट्राई करो। वो कैजुअली पूछती है, क्या ल्योरू यान को ये पसंद है? तुम थोड़ा इरिटेट होकर बोलते हो, वो सिर्फ खाना पसंद करती है, कृपया उसका नाम लेना बंद करो। वो हल्का सा एसआईपी लेती है। अच्छा है, तुम भी ट्राई करो। वो कप तुम्हारी तरफ बढ़ाती है। तुम बिना सोचे उसी स्ट्रॉ से एसआईपी ले लेते हो। जो चिंगहन को ये मोमेंट बहुत पसंद आता है, एक ही स्ट्रॉ से ड्रिंक शेयर करना। ये इनडायरेक्ट किस जैसा फील दे रहा था, और ये सब एक्चुअली तुम्हारा छोटा सा प्लान था, इसलिए तुमने सिर्फ एक कप लिया था। इसके बाद तुम दोनों शॉपिंग करते हो, क्लोथ्स लेते हो और इवन मैनिक्योर भी करवाते हो। धीरे धीरे डेट खत्म होने लगती है। ये तुम्हारी लाइफ की सबसे हैप्पी डेट थी।
चाहे पास्ट लाइफ हो या प्रेजेंट। सिंपल चीज़ें थीं, लेकिन उसके साथ होने से सब स्पेशल लग रहा था। जो चिंगहान के लिए भी ये दिन बहुत मेमोरेबल था। डिनर के टाइम वो बोलती है, कल मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगी और लुयान से मिलने मत जाना। तुम मुस्कुराकर बोलते हो, ठीक है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अगर वो खुद आई तो मैं उसे डायरेक्टली इंसल्ट कर दूंगा। वो अपनी आंखों की तरफ इशारा करके बोलती है, जो कहाँ है याद रखना, मैं हर समय तुम पर नजर रखूंगी। तुम कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो, ऑफ कोर्स। कुकिंग हान तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो गई। उसने ठंडे टोन में कहा, तो तुम्हें पहले से पता था? तुम हल्का सा हंसे और उसका नाक पकड़कर छेड़ते हुए बोले, मुझे तो अच्छा लगता है कि तुम मुझे हर समय वॉच करती हो। अगर टेंशन है तो जीपीएस ट्रैकर भी लगा दो। वैसे भी नॉवेल्स में डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट्स ऐसा ही करते हैं ना। तुम्हारी बात खत्म होते ही कुचिंग हान ने सीधा रिप्लाई दिया, मैंने वो 3 साल पहले ही कर दिया था। तुम एकदम से कंफ्यूज्ड हो गए। अब समझ आया कि वो तुम्हें हर जगह कैसे ढूंढ लेती थी, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। यहाँ तक कि अगर तुम मर भी जाओ और दफना दिए जाओ तब भी वो तुम्हें ढूंढ लेती। तो ये रीज़न था। उसने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे? तुमने बिना हेजिटेशन के कहा, नहीं, इस तरह अगर मैं मर भी गया तो तुम मुझे ढूंढ लोगी। गूचिंगहान की आंखों में हल्की सी गहराई आ गई। उसने धीरे से कहा, अलुओ, अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगी, चाहे हेवन हो या हेल, तुम सिर्फ मेरे हो। तुमने मुस्कुराकर कहा, डील, कोई रिग्रेट्स नहीं। आखिरकार स्कूल का पहला दिन आ गया। ऑन यूनिवर्सिटी जैसे टॉप टियर यूनिवर्सिटी में ओपनिंग डे पर काफ़ी रश और एक्साइटमेंट था। तुम ऑफिशियली अब सीनियर स्टूडेंट बन चुके थे। नई स्टूडेंट्स भी बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ पहुँचे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कनेक्शन से आए थे, जैसे फन जेन और लियो रुअन। पहले फन टियनबा ने यूनिवर्सिटी को डोनेशन में बिल्डिंग और डॉर्मिटोरी बनवाकर 2 एडमिशन सीट्स ली थीं, एक अपने छोटे बेटे फनजियान के लिए और दूसरी लियो रुअन के लिए। और तुम अपने दम पर आए थे। आज फंतियानबा खुद अपने बेटे और भतीजी को स्कूल छोड़ने आया था। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे, एक सुपर लग्जरी रोल्स रॉयस अंदर आती दिखी। वो इतना घबरा गया कि तुरंत साइड में हो गया। फंजियन ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, क्योंकि तुम्हारी मार से उसका फेस अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, और उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लियोरुअन भी पिछले इंसिडेंट के बाद स्कूल नहीं आई थी। उसे डर था लोग उसे ट्रोल करेंगे, क्योंकि कैंपस फोरम्स में उसके बारे में काफ़ी बातें चल रही थीं। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स समझदार थे, फिर भी उसे गोल्ड डिगर का टैग मिल चुका था। फंटियनबा ने रोल्स रॉयस को देखा और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये तो जियो फैमिली की कार है। वो जियो फैमिली के बारे में थोड़ा जानता था। देश की सबसे पावरफुल फैमिली, शायद नंबर 1 भी। और उस फैमिली की हेड गो चिंगहन सिर्फ 26 साल की उम्र में सब कंट्रोल कर रही थी। उसकी स्टोरी ऑलमोस्ट लेजेंड जैसी थी। 5 साल की उम्र में खो गई, 18 साल में वापस मिली। सबको लगा वो वीक लड़की होगी, लेकिन उसने अकेले ही पूरी फैमिली को कंट्रोल कर लिया। सबसे पहले अपने पेरेंट्स और ब्रदर्स को डील किया, फिर अंकल्स को बाहर निकाल दिया, और कुछ ही सालों में पूरी जीयू फैमिली अपने हाथ में ले ली। फन टियनबा पहले जीयू फैमिली से कनेक्शन बनाना चाहता था, लेकिन मौका मिस हो गया। अब वो जानता था वो लोग उसके लेवल से बहुत ऊपर हैं। उसने तुरंत फनजान और लियो रुअन से कहा, उस कार को देख रहे हो, अंदर जो भी है उसे अच्छे रिलेशंस बनाना, मौका मत छोड़ना। दोनों ने सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही कार का डोर धीरे धीरे खुला, तीनों के चेहरे फ्रीज हो गए। थैंक यू। जैसे ही तुम कार से बाहर उतरे, स्कूल गेट पर खड़े सभी लोग शॉक में जम गए। सीनियर स्टूडेंट्स हैरान थे, तुम रोल्स रॉयस में आ रहे थे? और न्यू स्टूडेंट्स, वो तो तुम्हें देखकर लिटरली दंग रह गए। ये इतना हैंडसम और रिच कौन है? मुझे तो इस पर क्रश हो गया। ये फेंक लियो है, स्कूल का हार्ट थ्रोप। सीनियर, इधर देखो, क्या सच में तुम अब लियो रुआन को प्यूज नहीं कर रहे? चारों तरफ बस तुम्हारी ही बातें हो रही थीं। लियो रुआन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। लोगों की बातें सुनकर उसके दिल में अजीब सा दर्द हुआ, जैसे वो कुछ खोने वाली हो। तुम बस अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक कार के अंदर से आवाज आई, हस्बैंड, एक किस तो दे दो। तुम तुरंत मुड़े और बिना हेजिटेशन के कार के अंदर झुककर उसे गुड बाय किस दिया। तुम मुस्कुराए, वाइफी, मैं आज जल्दी वापस आ जाऊंगा। गूचिंग हान ने किस लेकर सेटिस्फैक्शन से तुम्हें देखा, फिर ठंडी नज़र से आसपास के स्टूडेंट्स को देखा। उसकी आंखें साफ कह रही थीं, ये आदमी सिर्फ मेरा है, कोई छूने की कोशिश भी मत करना। ये सीन देखकर फंतियानबा, जो सिगरेट जलाने वाला था, वो डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और चेक किया। हे भगवान, ये सच में गू चिंगहानी है। फन जन ने भी ये सीन देखा। उसका दिल जल उठा। इतनी खूबसूरत और पावरफुल वुमन, और वो ओपनली तुम्हें किस कर रही थी।
उसे ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ। लियो रुअन का चेहरा और भी फीका पड़ गया। वो गुकी क्विंगहान को पहले भी 2 बार देख चुकी थी और हर बार उसे ऐसा फील होता था जैसे वो उसे कभी भी ख़त्म कर सकती है। फंजियान बोला, डैड, भाई ने पब्लिक में उस लड़की को किस किया। ये तो हमारी फेंग फैमिली की रेप्यूटेशन खराब कर रहा है। लेकिन फन तियानबा ने बस उसे कोल्ड नज़र से देखा, कुछ नहीं बोला। फंजियान तुरंत टोन बदल कर बोला, मेरी ही गलती है, मैंने भाई का ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो फैमिली की रेप्यूटेशन खराब कर रहा है। डैड प्लीज़ उसे पनिश मत करना, बस उससे गलती मानने को कह देना, उसे मत मारना, मुझे बुरा लगेगा। पास खड़े लोग भी बोले, तुम बहुत काइंड हो इसलिए वो तुम्हें बुली करता है। लेकिन फन टियनबा के मन में अब कुछ और चल रहा था। वो थोड़ा पास आया और धीरे से फनजियन के कान में कुछ बोला। फनजियन की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गईं। फिर वो एक्साइटेड हो गया। असल में प्लान ये था, फन टियनबा चाहता था कि फनजियन तुम्हारे करीब आए और तुम्हारे थ्रू गू चिंगहान के करीब पहुंचे। अगर पॉसिबल हो तो गू चिंगहान का अटेंशन भी पाले या उसके पास रह सके। फन तियानबा के दिमाग में साफ था, तुम बस हैंडसम हो और गू चिंगहान तुम्हें सिर्फ लुक्स की वजह से पसंद करती है, लेकिन असली टैलेंटेड तो उसका बेटा फंजियन है। अगर सब सही रहा तो वो जीयू फैमिली से फ़ायदा उठा सकता है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी वो तुम्हारे ज़रिए कुछ ना कुछ ले ही लेगा। आखिर वो तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर है। उसे लगा तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये प्लान सुनकर फनजियान के दिमाग में भी एक और आइडिया आया। वो लियो रुअन के साथ कैंपस में अंदर गया और उससे कुछ बात करने लगा। लियो रुअन की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। फिर वो एक्साइटेड हो गई। फंजियन ने चुपके से लियो रुअन को छेड़ा, हम फिगर तो अच्छा है, बाद में चेक करूंगा प्रॉपरली। लियो रुअन शर्मा गई। ब्रोदर फंजियान, आप बहुत नॉटी हो। फिर उसने पूछा, आप जेलस नहीं हो कि मुझे फेंकलियू के पास भेज रहे हो। फंजियान हंसा, जाओ, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। वैसे भी अगर तुम फेंकलियू के साथ रहोगी तो वो मिस तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। लियो रुआन भी समझ गई, तुम्हारे साथ उसका रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हो सकता, लेकिन तुम उसके लिए एक परफेक्ट कवर बन सकते हो। अब तुम हैंडसम भी हो, रिच भी, शायद तुम्हारे साथ रहना इतना बुरा आइडिया नहीं है। उसके दिमाग में आया, दोनों भाइयों के साथ रिलेशन इंटरेस्टिंग होगा। स्कूल के पहले दिन कैंपस पूरा लाइवली था। कई सीनियर स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स को गाइड करने में लगे थे, कहीं क्लब्स के स्टॉल्स लगे थे, हर जगह हसल और एनर्जी थी। लेकिन तुम्हें इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तुम सीधे अपने पार्टनर ओल्ड काय के पास चले गए। तुमने पूछा, ओल्ड काय, कंपनी का क्या स्टेटस है अभी? ओल्ड काय के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। सब रेनोवेट हो चुका है, अब बस लोगों की ज़रूरत है। हमारे पास रेडी एडवांटेज है, हम यहीं स्कूल से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी सपोर्ट करेंगे और स्कूल भी, क्योंकि सबको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए। तुमने सिर हिलाया, ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात करने का मौका ढूंढूंगा। फिर तुमने कोल्ड टोन में कहा, लेकिन हम हर किसी को नहीं लेंगे, खासकर लियो रुआन जैसे लोगों को नहीं। ओल्ड काय हंस पड़ा, वैसे तुम्हें पता है, लियो रुआन पूरे समर इंटर्नशिप कर रही थी, लेकिन उसे सर्टिफिकेट तक नहीं मिला। सुना है, उसने अपने सुपरवाइज़र को सेड्यूस करने की कोशिश की और उसी वजह से उसे निकाल दिया गया। तुम थोड़े शॉक्ड हुए? ये तो बड़ी खबर है। फिर तुम्हारा मूड इंस्टेंटली ख़राब हो गया। उस लड़की के बारे में सोचते ही तुम्हें गुस्सा आने लगा, लेकिन तुमने खुद को शांत किया। अच्छा है, आज के बाद वो तुम्हारी क्लास में नहीं होगी। उसी समय डीन के ऑफिस में लियो रुअन खड़ी थी, पूरी तरह शॉक्ड। क्या? डीन ने सीधा जवाब दिया, आज से तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है और तुम्हें बर्मीज़ पढ़ना होगा। लियो रुअन गुस्से में चिल्लाई, आपको क्या हक है मेरा मेजर बदलने का? ये टायरनी है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कंप्लेंट करूंगी। इंस्ट्रक्टर हंसा, जो करना है कर लो, लेकिन उससे पहले हम भी चेक करवा लेंगे कि तुम जैसी पोर स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आई कैसे। थोड़ा थैंकफुल रहो, जीयू ग्रुप ने तुम्हारे इंटर्नशिप बिहेवियर की रिपोर्ट ऑलरेडी दे दी है। तुम्हें एक्सपेल नहीं किया गया, यही बहुत बड़ा फेवर है। लियो रुअन ऑलमोस्ट टूट गई। मैं इनोसेंट हूँ, आप लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन सामने डीन का कोल्ड फेस देखकर उसने रेजिस्टेंस छोड़ दिया। ठीक है, मैं बर्मीज़ पढ़ूंगी। वो नम हालत में ऑफिस से बाहर निकल गई। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से मैसेज खोला। शायद उन्होंने डिसीजन बदल दिया। उसके अंदर थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन मैसेज पढ़ते ही वो जम गई। तुम्हारा फ्रेशमैन वेलकम परफॉर्मेंस कैंसिल कर दिया गया है। स्टूडेंट यूनियन का कहना है तुम्हारा डांस मुर्गी के मूवमेंट्स जैसा है, परफॉर्मेंस के लायक नहीं है। लियो रुअन वहीं खड़ी रह गई, काफ़ी देर तक हिली भी नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? पहले फेंकलियू मुझे छोड़ गया, फिर अचानक मुझ पर 1 मिलियन का डेट आ गया। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई। उसकी आंखों में नफरत भर गई। फेंकलियू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन वो जानती थी उसे तुम्हें ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसके पास एक काम था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
उसने सब खो दिया था, अब उसे कुछ वापस लेना था। आज के बाद मैं उसकी क्लास में नहीं रहूंगी। उससे मिलने के चांसेस कम होते जाएंगे, तो आज ही मौका है। उसी समय तुम और ओल्ड काई क्लास की तरफ जा रहे थे। जैसे ही तुम अंदर जाने वाले थे, अचानक लियो रुअन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। फंगलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने उसे देखा और सीधा अनॉयड टोन में बोले, क्या बात करनी है? लियो रुअन ने थोड़ा पोज बनाते हुए कहा, ड्रीम्स के बारे में। तुमने भौं उठाई। तुम्हारा ड्रीम क्या है? यहाँ खड़े होकर सेड्यूस करना? ये सुनकर वो तुरंत गुस्से में आ गई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने डीप ब्रेथ ली, जैसे कोई बड़ा डिसीजन लेने वाली हो। ब्रदर फैंगलो, मुझे पता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब मुझे समझ आया है, मैं एक्चुअली तुम्हें पसंद करती हूँ। उसकी आवाज़ थोड़ी इमोशनल हो गई। जब से तुम दूर गए हो, मेरी फीलिंग्स और स्ट्रांग हो गई हैं। अकेले में मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। फिर उसने सीधे तुम्हारी आंखों में देखा। ब्रदर फैंगलो, मैं रेडी हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। चलो फिर से साथ में रहते हैं। तुमने उसे मॉक करते हुए देखा और हल्की सी हंसी आई। तो फिर तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। लियो रुअन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। क्या मतलब? तुमने कोल्ड टोन में कहा। एक इंसान से प्यार छुपाना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें तो दो लोगों से प्यार छुपाना पड़ेगा। ये सुनते ही उसके चेहरे पर पैनिक आ गया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ऑलरेडी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को रेडी हूं। तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने सीधा जवाब दिया। मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। पहले मेरा पैसा वापस करो। ये सुनते ही लियो रुअन टूट गई। मणि, 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 क्या अब हमारे बीच सिर्फ पैसे का रिलेशन रह गया है? तुमने बिना इमोशन के कहा। हमारे बीच सिर्फ एक ही रिलेशन है, मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूं। लियो रुअन का दिल टूट गया, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती रही। फांग लुओ, प्लीज मजाक मत करो। चलो पहले जैसे हो जाते हैं। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तुम मुझे इग्नोर मत करो प्लीज। तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं तुम्हें मिस करता हूं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम मुझे मिस करती हो तो पैसे भेजो, तुमने कैजुअली कहा। कार्ड नंबर वही है, एग्रीकल्चरल बैंक वाला। अब लियो रुआन पूरी तरह इंसल्ट फील कर रही थी। वो चिल्लाई, फंग लुओ, तुम सच में स्टूपिड हो या प्रिटेंड कर रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम हंसे कोल्ड तरीके से। अगर बीमार हो तो 911 कॉल करो। मरना है तो अकेले मरना। मुझे मत घसीटो। फिर तुमने आखिरी बार किया। पैसे हैं तो भेजो, नहीं है तो जाकर खुद को बेच दो। ये सुनते ही लियो रुआन की आंखों से आंसू गिरने लगे, जैसे टूटे हुए मोती। लेकिन पूरी क्लास बिल्कुल शांत थी। कोई भी उसके लिए कुछ नहीं बोला। पहले कुछ लोग उसे खुश करने के लिए तुम्हें ब्लेम करते, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। इसी समय तुम्हारे पास कुछ लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। लियो रुआन सच में शेमलेस है। फंगलो ने तो ऑलरेडी अपने वीचैट मोमेंट्स पर शादी की पोस्ट डाल दी है, फिर भी ये उसके पीछे पड़ी है। ये तो क्लासिक मिस्ट्रेस बिहेवियर है। ज़रूरी नहीं, शायद उसने ऑनलाइन फोटोज डाली हो लुअन को प्रोवोक करने के लिए। लेकिन मैंने देखा है, फेंगलू आज सच में लग्जरी कार में आया था, और कार में एक खूबसूरत लड़की भी थी। शायद सच में उसे शुगर मम्मी मिल गई। ये सब गॉसिप सुनकर लियो रुअन तुम्हें डिसबिलीफ में देखने लगी। फंगलुओ, तुम शादीशुदा हो? तुम हल्का सा हंसे। तो क्या हुआ अगर हूं? लियो रुअन, सुन लो, अगर मिस्ट्रेस बनना है तो किसी और को ढूंढो। मेरे पास तभी आना जब पैसे वापस करने हो। ये सुनते ही लियो रुआन रोते हुए भाग गई। उसे अभी अभी पता चला था कि तुमने मोमेंट्स पर पोस्ट डाली है, क्योंकि वो काफ़ी समय से तुम्हारी ब्लैकलिस्ट में थी। उसके जाने के बाद क्लास फिर से नॉइजी हो गई। कुछ लोग चोरी छुपे तुम्हें देख रहे थे और कुछ सीधे आकर पूछने लगे क्या चल रहा है। तुमने अपनी वाइफ की आइडेंटिटी रिवील करने का प्लान नहीं किया, लेकिन तुमने साफ बता दिया, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन तुम्हारी वाइफ कौन है ये किसी को नहीं पता था। इससे क्लास की कई लड़कियों का दिल टूट गया। हालांकि कुछ लोग अभी भी मान रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। उन्हें लगा तुम रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हो लियो रुआन को प्रोवोके करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी पहले की इमेज एक लिक्सपिटल चापलूस की थी, जो उनके दिमाग में अभी भी बैठी हुई थी। लियोरन डॉम में वापस गई और कंबल के अंदर छुपकर अकेले रोने लगी। उसे लग रहा था कि शायद अब तुम सच में उसकी परवाह नहीं करते। वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। हुहानी अंदर आई और तुरंत उसकी सूजी हुई आंखों को नोटिस कर लिया। उसे पिछली बार की अपनी बिट्रेयल याद आई तो वो थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। रुअन, पिछली बार जो हुआ वो बस एक डिलेइंग टैक्टिक था। अगर सिर्फ तुम होती तो फंगलो तुमसे पैसे वापस नहीं मांगता, लेकिन अगर हम दोनों होते तो वो डेफिनेटली मुझसे पैसे लेता। तुम समझती हो ना मुझे, आखिर हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लियोरुआन ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ हुहानी को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रही है या नहीं। लेकिन इतने दिनों तक तुमने मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? हुहानी ने तुरंत एक्सक्यूज़ बना लिया। मेरे डैड ने मुझे घर बुला लिया था ब्लाइंड डेट के लिए, इसलिए टाइम ही नहीं मिला।
लियो रुआन ने उसकी बात मान ली और दोनों फिर से रिकॉन्साइल हो गईं। रुआन, क्या हुआ तुम्हें? क्या फेंगलुओ ने फिर से तुम्हें बुली किया? फेंगलुओ शायद शादी कर चुका है, वो अब मुझे नहीं चाहता। लियो रुआन ने गुस्से में पूरी बात बता दी। हुहानी हंस पड़ी। रुआन, टेंशन मत लो, मैं गारंटी देती हूँ फेंगलुओ तुमसे झूठ बोल रहा है। सोचो तो सही, वो हमेशा से तुम पर फायदा था, वो अचानक कैसे छोड़ सकता है? वो बस हार्ड टू गेट खेल रहा है ताकि तुम रियलाइज़ करो कि वो कितना अच्छा है। ये सुनकर लियो रुआन को अचानक सब समझ आ गया। ओह, तो फेंगलुओ मुझे प्रोवोके करने के लिए झूठ बोल रहा है। मैंने पहले उसके पैसे खर्च किए थे ताकि वो और मेहनत करे, लेकिन वो इतना स्टूपिड है कि कुछ समझता ही नहीं। हुहानी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई इडियट हो। अगर उसे फेंगलुओ के करीब नहीं जाना होता तो वो इस लो आईक्यू लड़की के साथ कभी फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं करती। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली कज़न से इन्वेस्टिगेशन भी करवाई थी और कंफर्म हुआ बुगाटी का ओनर सच में तुम ही हो। ये जानकर वो शॉक हो गई थी। अब तुम्हारा लियो रुआन के लिए कोल्ड बिहेवियर बिल्कुल रियल लग रहा था। तुम सच में अब उसे पसंद नहीं करते थे। उसके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, अगर लियो रुआन जैसे स्कमबैग उसे वैल्यू नहीं करती तो वो मेरा है, मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। मेन बिल्डिंग के अंदर प्रिंसिपल टैंग अपने ऑफिस में बैठे थे। वो अपने पुराने स्टूडेंट्स से कांटेक्ट कर रहे थे ताकि अलग अलग कंपनीज में इंटर्नशिप पोजीशंस अरेंज कर सके। पिछले कुछ सालों में इकोनॉमी स्लो हो गई थी, बड़ी कंपनीज मार्केट पर कब्जा कर चुकी थीं और छोटी कंपनीज के लिए ग्रो करना मुश्किल हो गया था। बड़ी कंपनीज की जॉब्स के लिए बहुत कंपटीशन था और छोटी कंपनीज पैसे खर्च करने से बचती थीं। इस वजह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जॉब ढूंढना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ तक कि एएमपी यूनिवर्सिटी जैसे टॉप टियर इंस्टीट्यूशन में भी कई स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते थे। ये सब प्रिंसिपल टैंग को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से लाइब्रेरी भी पुरानी हो चुकी थी और हायर अप से फंडिंग भी अप्रूव नहीं हो रही थी। इन सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें खुद हैंडल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से सिर्फ 50 साल की उम्र में ही उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे। तभी दरवाजे पर नॉक तो हुआ। 2 स्टूडेंट्स अंदर आए। उन्हें देखकर प्रिंसिपल टैंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए। 10 मिनट बाद प्रिंसिपल टैंग ने डिसबिलीफ में कहा, तुम दोनों ने मीडिया कंपनी शुरू की है और तुम स्कूल से स्टूडेंट्स रिक्रूट करना चाहते हो। किकून ने उन्हें एक फाइल मटेरियल्स दी। जैसे ही प्रिंसिपल तांग ने उसे पढ़ा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें 100 स्टूडेंट्स चाहिए? इतनी बड़ी स्केल की रिक्रूटमेंट? अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो क्या तुम हैंडल कर पाओगे? तुमने कामली सिर हिलाया। प्रिंसिपल, थैंक्स कि आप हमारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हमारे पास फंड्स बहुत सफिशिएंट है। 100 लोग तो सिर्फ फर्स्ट बैच है। अगर आगे डेवलपमेंट अच्छा हुआ तो हम और भी रिक्रूट करेंगे। बस हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। ये सुनकर प्रिंसिपल टैंग इतना इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, 100 लोग कोई छोटी बात नहीं है। फ्रेशर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद तुम खुद वेलकम गाला में जाकर ऑन साइट रिक्रूटमेंट अनाउंस करोगे। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद तुम और काइकून एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। दिन जल्दी जल्दी बीत गया और देखते ही देखते शाम हो गई। सुबह जूचिंग हान तुम्हें खुद कार में स्कूल छोड़ने आई थी और शाम को तुम खुद बुगाटी ड्राइव करके निकले। ये सीन देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉक हो गए। सब तुम्हारे बारे में क्यूरियस हो गए थे। जूनियर गर्ल्स तो ऐसे देख रही थीं जैसे अभी तुम पर जंप कर जाएंगी। उस दिन के बाद तुम ऑफिशियली अकून के यंग मास्टर बन गए। तुम्हारी पुरानी रेपुटेशन के साथ मिलकर अब तुम पूरे कैंपस का सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुके थे। मैनर में वापस पहुंचते ही जैसे ही तुमने दरवाज़ा खोला, तुम पूरी तरह शॉक हो गए। वेलकम होम सर। दोनों तरफ मेड सीधी लाइन में खड़ी थीं। लिविंग रूम में रेड कारपेट बिछा हुआ था और सामने बटलर शैंपेन की बॉटल लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा कंफ्यूज्ड चेहरा देखकर बटलर मुस्कुराया। यंग मास्टर, मिस ने कहा आज आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, इसलिए उन्होंने आपके लिए बैक टू स्कूल बैंक्वेट अरेंज किया है। तुम अंदर ही अंदर सोचने लगे, सिर्फ स्कूल जाने के लिए भी बैंक्वेट? पैसा सच में कुछ भी कर सकता है। तुमने तुरंत पूछा, चिंग हान वापस आ गई? तभी जू चिंग हान बाहर से अंदर आई। उसकी नज़र शार्प थी, सीधी तुम पर टिक गई। अलू, क्या तुम आज लियो रुआन से मिले थे? उसके ये बोलते ही पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो गया। तुमने बिना छुपाए कहा, हान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। हाँ, मैं उससे मिला था, लेकिन अब मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं सिर्फ उससे पैसे मांगने गया था। उसने तुम्हारी दी हुई कार स्क्रैच कर दी थी। जू चिंग हान को यह सब पहले से पता था। उसे मालूम था तुम आज कहाँ गए, क्या किया, क्या कहा, सब कुछ। अच्छी बात यह थी कि तुमने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। वो चाहती थी कि तुम्हें पनिश करे ताकि तुम फ्यूचर में और कंट्रोल्ड रहो। जू चिंग हन तुम्हें एक ठंडी और सीरियस नज़र से देखने लगी। उसकी आंखों में साफ डिसीजन दिख रहा था। कुछ होने वाला था। जू चिंग हान तुम्हें घूरते हुए आगे बढ़ी।